हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और हम इसे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चल रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आज हम समझ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी के बारे में जान रहे हैं। वही हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनकी एनाटॉमी को पढ़ना। यानी कि एनाटॉमी को पढ़ना मतलब कि आप जब कोई इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते, देखिए क्या लिखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स यानी फिर से ये बात किसकी कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो तो उसी चीज को आप क्या कहते हो? एनाटॉमी। ठीक। अब जैसे आप में सेल्स एक बेसिक यूनिट होती है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल्स है। ऐसी प्लांट्स के पास भी क्या है भाई? सेल्स हैं। सेल्स एज द बेसिक यूनिट, सेल्स एज द बेसिक यूनिट। और ये सेल्स आगे क्या करेंगी? ये सेल्स आगे ऑर्गेनाइज होंगी टिश्यूज में। फिर टिश्यूज क्या करेंगे? टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे ऑर्गन्स में। और वो ऑर्गन्स क्या करेंगे? अलग अलग तरह के ऑर्गन्स धीरे धीरे एक अपना एक ग्रुप बनाएंगे और वो इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने अपने डिस्टिंक्ट फंक्शंस शो करेंगे। ठीक। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात क्या कही जा रही है? विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली different. Internal structures also show adaptations to diverse environments. यहाँ पे दो नाम लिए गए, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। कहा गया कि ये एंजियोस्पर्म्स, विद इन एंजियोस्पर्म्स डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स नाम की दो कैटेगरी देखी जाती है जो कि एनाटॉमिकली डिफरेंट पाई जाती है। बात कर लेते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते क्या है। देखिए मोनोकॉट्स यानी एक कॉटिलिडन वाला, जैसे कि मान लीजिए सीड है। अब इसमें जब एक ही कॉटिलिडन होगा, ठीक, इसमें ये जब एक ही कॉटिलिडन बनेगा तो आप इसे मोनोकॉट कहोगे। और जब आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा जो यूजुअली ग्राम में दिखता है तो आप उसे डाइकॉट कहोगे। यानी कि दो कॉटिलिडन वाले स्ट्रक्चर को आप डाइकॉट कहोगे, एक कॉटिलिडन स्ट्रक्चर वाले को मोनोकॉट कहोगे। अगर मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताऊं इनके बारे में, मोनोकॉट्स ये क्या हुए हमारे? मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स ये हुए डाइकॉट्स। ठीक। मोनोकॉट्स क्या करते हैं? ये ज्यादातर फाइब्रस रूट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइब्रस रूट वाले प्लांट। मॉर्फो में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, फाइब्रस रूट वाले प्लांट। साथ साथ इनकी जो लीफ होती है वो पैरेलल वेनेशन शो करती है। मैं एक साथ आपको डिटेल बता दे रही हूँ। फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। इसके साथ साथ इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो आप कह सकते हो ट्राइमेरस होते हैं। ठीक। और डाइकॉट्स में ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है। फाइब्रस रूट की जगह वहां टैप रूट होती है। पैरेलल वेनेशन की जगह वहां पे थोड़ी सी नेट लीफ वेनेशन होता है, बिखरी हुई इस तरह की नेट डाइवर्जिंग होती है। पैरेलल वाला नहीं होता, जैसे ये इस तरह की लीफ हो जाएगी, इनकी लीफ थोड़ी सी, इनकी लीफ थोड़ी सी बिखरी हुई जाएगी इस तरह की। ठीक। इस तरह की लीफ वाले स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाएंगे? डाइकॉट प्लांट से पाए जाएंगे। और ये सिंपली पैरेलल वेनेशन। ठीक बात। पैरेलल वेनेशन रहेगा इसमें इस तरह से। ठीक। ये डाइकॉट्स की बात हो गई और ये मोनोकॉट्स की बात हो गई। इस तरह का ये वेरिएशन शो करते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही थी इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि विद इन एंजियोस्पर्म डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स इन दोनों में भी एनाटॉमिकली डिफरेंस देखा जाता है। और साथ साथ ये अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस शो करते हैं, जैसे जैसे एक इन्वायरमेंटल डाइवर्सिफिकेशन आता है। यानी कि दो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स में ये रहते हैं और उसी तरह से ही अपने इंटरनल स्ट्रक्चर इनके डेवलप होते हैं। उसी तरह से ये दोनों कैटेगरी, दो अलग चीजों में हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं, एक मोनोकॉट्स हो गए, एक डाइकॉट्स हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे टिश्यूज के बारे में। टिश्यू सिस्टम जानने से पहले हमें टिश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यूज के बारे में, टिश्यूज देखिए दो तरह से होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू।
ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने अगर पढ़ा हो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या कहीं नाम सुना हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक तरह के डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इन्हीं की मदद से ग्रोथ होती है। तो जब भी आप प्लांट की ग्रोथ पढ़ेंगे तो प्लांट की ग्रोथ सिर्फ एक सेल्स करती हैं जिनका मेन यूज होता है कि वो डिवाइड करें, और जैसे जैसे वो डिवाइड करती जाएंगी उनका डिवीजन ही एक तरह की ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये सेल्स, ये टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। दो तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जा सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, एक हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन? जो पहले बना, फॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक। दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो बाद में बने, फॉर्म्ड लेटर। ठीक। अब प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम आपके जो प्लांट्स में होते हैं ये दो तरह से होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक पार्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। अब समझिएगा, क्योंकि आपके कोर्स से सेकेंडरी ग्रोथ हटा दी गई है, लेकिन ये सब बिना आप टिश्यू सिस्टम को या एनाटॉमी को, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ पे ही बेस्ड चैप्टर है, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, कैम्बियम की फॉर्मेशन, तो कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ मींस ही कैम्बियम फॉर्मेशन है। तो बिना सेकेंडरी ग्रोथ को थोड़ा बहुत भी जाने आप, कैम्बियम को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, या आपको बीच की एनसीईआरटी की लाइन आपको अचानक से समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम पहले ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम समझ लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह से आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मैंने आपको समझाया कि ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, और प्लांट में इन्हीं के डिवीजन से एक तरह की ग्रोथ या फॉर्मेशन होती है नए पार्ट्स की। ठीक। आपको पता है, सबसे पहले अगर आप फ्लो को समझो तो सबसे पहले होती है डिवीजन। ठीक। डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद ही कोई चीज फंक्शन अटेन कर सकती है। मतलब कि आप पहले वो चीज बन रही थी, जब बन जाएगी, बनने की प्रोसेस क्या है? बनने की प्रोसेस डिवीजन से होती है। तो बनने के लिए उसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, जब सेल्स डिवाइड करेंगी तभी एक टिश्यू बनेगा, जब कई सारे टिश्यू बनेंगे तभी एक ऑर्गन बन पाएगा, और फिर उस ऑर्गन को अपना एक काम मिलेगा, यानी उसे अब पता चलेगा कि वो ऑर्गन इस चीज के लिए, या उसकी ये फंक्शनिंग है, अब वो ऑर्गन इस तरह से काम करेगा। ठीक। तो वही चीज होती है कि पहले डिवीजन होता है, डिवीजन होगा तो कोई एक चीज फॉर्म होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद वो चीज फॉर्म हो जाएगी। अब जब वो चीज फॉर्म हो गई तो यानी कि वो डिफरेंशिएट हो गई, यानी कि उसने कोई फंक्शन गेन कर लिया। तो गेन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंशिएशन। तो पहले होगा डिवीजन, फिर होगा डिफरेंशिएशन। ये सब आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट भी है, जहां पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स के बारे में पढ़ा है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताया दो तरह से होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो हुई जो पहले बन रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो हुई जो बाद में बन रही है। ठीक। प्लांट लाइफ में पहले ये बन रही है, फिर ये बन रही है। ठीक। अब प्राइमरी मेरिस्टेम दो तरह से है, एक एपिकल और दूसरी इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब हो गया वो जो एपेक्स पे पाई जा रही है। अब एपेक्स मतलब किसी का भी एपेक्स, चाहे रूट का एपेक्स, चाहे शूट का एपेक्स। ठीक। रूट के एपेक्स पे या शूट के एपेक्स से पाई जाने वाली जो एक तरह की सेल्स हैं, जो सेल्स पाई जा रही हैं, जो रूट को नीचे की तरफ एंड्स पे है, एपेक्स पे है। तो रूट कैसे बढ़ रही है? एपेक्स डिवीजन हो रहा है, बढ़ती जा रही है, डिवीजन हो रहा है, बढ़ती जा रही है, डिवीजन बढ़ा, डिवीजन ग्रोथ। ठीक। ऐसे ऐसे डिवीजन ग्रोथ करते करते वो चीज फॉर्म होती चली जा रही है। कहाँ? एपेक्स पे डिवीजन हो रहा है। ठीक। रूट में भी वैसे ही हो रहा है और शूट में भी वैसे ही हो रहा है। शूट में भी कैसे होता है? पहले पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, लंबाई पकड़ता है। ठीक। तो कैसे होता है? शूट की फॉर्मेशन कैसे होती चली जाती है? एपेक्स, जो एपेक्स है, जो एपिकल एरिया है, यानी कि जो सबसे एंड पॉइंट है, चाहे शूट का चाहे रूट का,
वहां पे डिवीजन होता चला जा रहा है, तो डिवीजन हो रहा है ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रहा है ग्रोथ हो रही है, और कुछ ना कुछ फॉर्म होता चला जा रहा है। जब फॉर्म हो रहा है तो आप कह रहे हो कि वो डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि ये इतनी पार्ट जो शूट का है ये अब तैयार हो गया, तो ये प्राइमरी ग्रोथ हुई। बात को समझिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कहाँ हो रही है, एपेक्स पे हो रही है, ठीक। अभी जब आप सेकेंडरी मेरिस्टेम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, जो कि एक तरह से जहां अभी तक आप लंबाई के लिए देख रहे थे, हाइट के लिए देख रहे थे, अभी वही चीज अब आप गर्थ के लिए देखेंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाता है, यानी कि जो चौड़ाई है उसको बढ़ाता है, ठीक। और शूट का या रूट का जो इलोंगेशन कराना होता है, जो लंबाई देनी होती है, उसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक। तो वो लंबाई दे रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम चाहे शूट चाहे रूट के एपेक्स में मौजूद रहेगा और डिवाइड करेगा, ग्रोथ कराएगा, डिवाइड करेगा, ग्रोथ कराएगा। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट हो गया, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये रूट और शूट का इलोंगेशन कराने के लिए जाना जाता है। लेकिन कई बार शूट इलोंगेशन के कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो शूट इलोंगेशन में पार्ट नहीं ले पाते। ऐसे कुछ पोर्शन जो शूट इलोंगेशन में पार्ट नहीं ले पाते और बच जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूं, लेफ्ट फ्रॉम शूट इलोंगेशन, उन रीजन को ही आप कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उन्हीं रीजन को आप कहते हैं एक्सिलरी बट्स, एक्सिलरी बट्स। ये एक्सिलरी बड्स ही होते हैं, वो जो शूट बनाने से रह गए, तो अब जो एक्सिलरी बड के फॉर्म में निकल आते हैं और अब ये किसी फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो एक्सिलरी बड ध्यान रखिएगा, जो शूट नहीं बन पाए वो या तो कोई ब्रांचिंग कर लेंगे, ठीक। वो एक्सिलरी बड या तो पहले फ्लावर बनने की कोशिश करेगा या तो वो ब्रांच बन जाएगा, ठीक। तो ये भी एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट हुआ, कि मतलब जो पार्ट आपका एपेक्स के इलोंगेशन से रह गया वो एक्सिलरी बड के फॉर्म में आएगा, और या तो वो पहले फ्लावर बनने की कोशिश करेगा, नहीं बन पाया तो ब्रांच भी बनने की कोशिश करेगा। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यूं समझिए कि ये बीच में पाए जाने वाले, मतलब मैच्योर रीजन्स के बीच में पाए जाने वाले हिस्से हैं, बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। जो फुल्ली मैच्योर टिश्यूज होंगे वो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम में आएंगे, वहां तक सब कुछ मैच्योरिटी आ चुकी है, वहां तक अब डिवीजन नहीं हो रहा है, अब डिवीजन इलोंगेशन के लिए नहीं हो रहा है, ठीक। तो अभी मैच्योर, अभी यहाँ पे तो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, ठीक, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाए जा रहे हैं। अब आप पहुंचेंगे मैच्योर टिश्यूज में। एक और बात आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा हो कभी, दो तरह से आपने फिगर्स देखे होंगे, एक रूट के लिए, एक शूट के लिए। मैं यहाँ पे ऐसे छोटे से पोर्शन में बना दे रही हूँ। ये आपने ऐसा कुछ देखा होगा पहले कभी, जिसमें आपने ये रूट के लिए देखा होगा, इस तरह से रूट हेयर्स ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से शूट्स ओरिजिनेटेड, ये शूट के लिए देखा होगा, ये रूट के लिए देखा होगा। अगर आप याद करिए तो ये जो रूट्स के लिए एरिया था, इसमें आपको ये जो रूट हेयर वाला पोर्शन था, ये कौन सा था, ये मैच्योरेशन जोन था। उसके बाद ये लॉन्गेशन जोन, और ये एंड वाला यानी कि एपेक्स वाला ही था मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक। यही एपेक्स पे ही, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे, रूट या शूट की एपेक्स पे पाया जाता है, तो यही वाला रूट का वो जो फिगर आपको हमेशा से दिखाया जाता है, रूट का वो रीजन, सबसे एंड वाला, सबसे एपेक्स वाला रीजन आपको कौन सा होता है, वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं और ग्रोथ में हिस्सा ले रहे होते हैं। दूसरा शूट के लिए आपको याद होगा, शूट के लिए ये वाला पार्ट लेटरल मेरिस्टेम, जो सबसे नीचे है, जो सबसे मैच्योर है। अब ये देखिए गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपेक्स पे कौन सा रहेगा, वही मेरिस्टेमेटिक, है ना, एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा। ये कौन सा एरिया होता था, ये आपका यहाँ पे पाई जाती थी कौन सी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। इधर कौन सी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी। यही बोला जा रहा है ना, इंटरकैलरी कहाँ, बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सी,
लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और सबसे ऊपर ऊपर जाएगी आपकी एंड पे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, फिर वही आपने वही बात सुनी ना, एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स पाई जाने वाली मेरिस्टेम है, शूट्स में पाई जा रही है और ग्रोथ डिवीजन करते हुए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी बात से आपको मैं याद दिला रही थी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जा रहा है, अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। ये शूट्स के फिगर में आपने देखा होगा। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसका एक और रोल क्या होता है कि जैसे कि यूं मानिए कि कोई ग्रासेस में इसका एग्जांपल देखा जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जांपल ग्रासेस में देखा जाता है कि जैसे अगर ग्रासेस को किसी ने नहीं, मतलब हर्बीवोर्स ने, कोई भी कैटल है उस जो घास चरने का काम करती है, तो घास की जैसे टिप अगर हट भी जाती है, टिप अगर कट भी हो जाती है, तो घास किस तरह से अपनी फिर से वापस से उसी पॉइंट से ग्रोथ करा के किस तरह से इलोंगेट होती है, वो हमें कौन हेल्प करता है, कौन सा मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो घास कैसे कट हुई है, आधी से कट हुई है। ठीक, अब वो जो आधी से कट हुई है, एपेक्स ही नहीं पूरा आधे से कट हो रही है अगर ग्रासेस, तो ग्रासेस में देखा जाता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम का बहुत रोल होता है, क्योंकि वो उसी पॉइंट से इलोंगेशन करा के ग्रास को वापस से डेवलप करा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल किसमें देखा जाता है, आपको पता होना चाहिए, इन ग्रासेस। ठीक, तीसरा, अब बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कब हो रहा है, कब फॉर्मेशन हो रही है, बाद में। पहले प्राइमरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि चौड़ाई, गर्थ बढ़ानी है, इलोंगेशन हो चुका है, लंबाई आ चुकी है, अब क्या होनी है, अब चौड़ाई, अब गर्थ बढ़ानी है। तो गर्थ बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का कौन सा पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल ग्रोथ करा रहा है। ठीक, अब लेटरल ग्रोथ में मैं आपको बता देती हूँ 3 पार्ट्स होते हैं इसमें भी। आप कैम्बियम पढ़ेंगे आगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैम्बियम कैसा कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम का ही 3 पार्ट होता है, एक होता है इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम एक पार्ट होता है इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, दूसरा पार्ट होता है इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, और तीसरा पार्ट होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम याद रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा पार्ट इंटरफैसिक्यूलर। अब फैसिक्यूलर आप कई जगह पे आगे भी पढ़ोगे। फैसिक्यूलर एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज का, कई बार आप जूलॉजी में भी पढ़ोगे या आगे चल के एनाटॉमी में पढ़ोगे कि कनेक्टिव टिश्यू का एक डेंस नेटवर्क माना जाता है। लेकिन यहाँ पे फैसिक्यूलर, जैसे कि अगर मैंने बोला इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, तो ये बताना चाह रहा है कि इंट्रा यानी कि विद इन समथिंग, दो चीजों के बीच में मौजूद है, दो चीजें या एक ही। यहाँ पे जैसे देखिए, आप आगे फिगर ऐसे इस तरह का गोल फिगर देखेंगे जिसमें कि ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी के शेप में आपको अरेंजमेंट दिखती है। ठीक, इस तरह से स्ट्रॉबेरी के शेप में अरेंजमेंट दिखती है। मैं एक और बात बता दूं, जो अभी मैंने आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डिफरेंस समझाया था, एक और पॉइंट था मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स, ये क्या है, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल्स मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम मौजूद होता है, उन्हें आप वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक, अब वैस्कुलर बंडल्स जब इस तरह की रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वैस्कुलर बंडल्स अगर रिंग फॉर्म कर रहे हैं, रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो रिंग फॉर्म कहां पे होती है, सिर्फ डाइकॉट्स में। रिंग फॉर्म होती है डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में ये चीज थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक, वो कोई रिंग नहीं बना रही होती। ठीक, तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म कहां देखा जाता है, मोनोकॉट्स में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। ध्यान रखिए, अब ये जो आपको ये स्ट्रॉबेरी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम में ही कौन, वैस्कुलर बंडल्स में ही कौन मौजूद रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। किस तरह से मौजूद रहते हैं, आगे चल के आपको फिगर जो दिखाई देगा वो उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देगा। ठीक, जैसे आपने पिज्जा को कट कर लिया, एक स्लाइस निकाल दी, ऐसा ही आपको एक फिगर दिखाया जाएगा। ये पार्ट जब आप रूट या स्टेम की बात करेंगे तो आपको पिथ कहा जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सर्कल का, हमें पता है कि सर्कल के पास एक सेंटर होता है,
यहाँ पे आपको स्टेम या रूट के जो एक गोल एरिया कट कर लीजिए, फिर उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल के हमें अभी दिखाया जाएगा। तो वो जो एरिया, ये इस गोल एरिया का जो सेंटर है, हम उसे पिथ के नाम से जानते हैं। ठीक, ये पिथ है। पिथ यानी डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम या रूट का जो गोल हिस्सा है, हम उसके सेंटर को पिथ कह रहे हैं। ठीक, अब ये पाई जा रही है कौन? वैस्कुलर बंडल्स। ऊपर कौन होगी? एपिडर्मिस। ठीक, अब गौर करिएगा, अब वैस्कुलर बंडल्स में कौन मौजूद होते हैं? जाइलम फ्लोएम। किस तरह के अरेंजमेंट में? सबसे पहले होगा जाइलम, फिर होता है फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, पहले अंदर की तरफ, पिथ की तरफ, टुवर्ड्स पिथ। आगे मैं बताऊंगी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स पिथ होता है जाइलम और टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है फ्लोएम। ठीक, टुवर्ड्स पिथ होता है जाइलम और टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है फ्लोएम। इसीलिए जब आगे डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है या ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योरिटी अटेन करता है, बाहर की तरफ वाला रीजन यानी फ्लोएम वाला रीजन पहले डिसइंटीग्रेट होता है। जैसे जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट होती जाती है, बाहर वाला रीजन हटता है और अंत तक, एंड तक जाइलम ही बचा रहता है, फ्लोएम हट जाता है। तो इस बात से आप ध्यान रखिएगा कि मैच्योरिटी के साथ साथ जाइलम लास्ट तक रहता है, फ्लोएम हट जाता है। तो इससे आपको पता रहेगा कि फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। ठीक, अब यहाँ ऐसे जाइलम अटैच होता है, यहाँ फ्लोएम होता है वैस्कुलर बंडल्स के स्ट्रक्चर में। अब जब मैंने बोला इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, यानी कि मैं एक ही वैस्कुलर बंडल की बात कर रही हूँ, एक ही वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, एक ही वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, आप उसको कहोगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। यानी कि एक ही वैस्कुलर बंडल में विद इन अ फैसी, स्ट्रक्चर को अगर हम फैसी कह दें, एक नेटवर्क जैसा ही तो है, एक डेंस किसी चीज का नेटवर्क ही तो है, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बिनेशन ही तो है। आप इसको अपने दिमाग में फैसी के नाम से जानिए। तो अगर विद इन अ फैसी यानी विद इन ये स्ट्रक्चर अगर कोई चीज फॉर्म होती है, हम इसको फैसी कहेंगे। ये स्ट्रॉबेरी को हम मान लीजिए फैसी कहते हैं। तो अगर मैंने बोला इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, मतलब कि उस फैसी के विद इन कुछ फॉर्मेशन हो रही है कैम्बियम की, तो आपने उसको कहा इंट्राफैसिकुलर, यानी कि ये अंदर की तरफ जाइलम, ये बाहर की तरफ फ्लोएम, और इनके बीच में बन रही है विद इन अ फैसी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। जब कोई चीज विद इन समथिंग फॉर्म होती तो आप उसे इंट्रा लगाते हो, जब दो चीजों के बीच में फॉर्म होती तो आप उसे इंटर यूज करते हो। ठीक, सेकेंड टर्म आ रहा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में फॉर्म होने वाला, यहाँ पे दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में फॉर्म होने वाले कैम्बियम को आप इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हो। और एक और बात, ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ही मिलके, देखिए किस तरह से ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, फिर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, फिर इंट्रा, फिर इंटर, इंट्रा, इंटर, ऐसे ऐसे करते करते ही एक पूरी कैम्बियल रिंग तैयार हो जाती है। ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से ही एक कैम्बियल रिंग तैयार होती है, ध्यान रखिएगा। इंट्राफैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर आप समझ गए होंगे। तीसरा और आखिरी होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आप आगे पढ़ोगे किस तरह से। कॉर्क कैम्बियम यानी कि सबसे आखिरी की जो ग्रोथ होती है, सबसे आखिरी का जो हिस्सा होता है, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो रही होती है, सबसे आखिरी का जो हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, उसको आप कॉर्क कैम्बियम कहते हो। वो किस तरह से तैयार होता है वो हम आगे देखेंगे। चलिए, ये सारी बात थी आपकी टिश्यूज के बारे में। अब एक और बात जान लीजिए, ये सारी बात हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही जानी है। अभी दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपको पता होना चाहिए दो तरह से होते हैं। परमानेंट टिश्यू सबने पढ़ा होगा, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सही बात, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कौन आते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू सभी को पता होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं आपके पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और क्लीरेन्काइमा। ठीक, और वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कौन आते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं आपके
जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ये सारी बातें भी जानना जरूरी था भाई। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये हट गया, लेकिन आगे चल के जब आपको यही चीज बोल दी जाएगी कि यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होते क्या है, किसका पार्ट है। ठीक, अब बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में ये ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमा सेल्स, मान लीजिए कि एक मिठाई का डब्बा रखा है आपके सामने। अब मिठाई का डब्बा थोड़ी देर रखे रहने दीजिएगा, खा मत जाइएगा। मिठाई के डब्बे में अब ऐसे लड्डू रखे हैं, ठीक, कोई भी अपने पसंद के लड्डू सोच लीजिए। आज आप लड्डू जरूर मंगाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आज आप लड्डू खाएंगे। बढ़िया बढ़िया एकदम फ्रेश मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, एक बढ़िया से डब्बे में ढेर सारे लड्डू रखे हैं मोतीचूर के। अब आपको वो डब्बे में मान लीजिए आपको इतना गैप तो उन लड्डुओं के बीच में दिख रहा है, जैसे 4 लड्डू रखे हैं, तो 4 लड्डू के बीच में इतना तो गैप है कि आप एक पेन आराम से आ जाए। ठीक, आप एक पेन ऐसे खड़ी कर पाए। फिर आप 4 लड्डू के बीच में आपको ऐसे से हल्का हल्का गैप जब दिखे, ऐसे ही होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। मतलब ओवल शेप के होंगे, ठीक, स्फेरिकल या ओवल इस तरह के शेप के होंगे, और उनके बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि छोटी छोटी सी इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाएंगी, छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाएंगी, पहला रीजन। अब इन स्पेसेस का रोल क्या है, क्यों ये स्पेसेस मौजूद है, जिससे कि वो सिक्रीशन या स्टोरेज के काम आ पाए। ठीक, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमेटस सेल्स कहीं भी जहां भी प्रेजेंट रहेंगी, चीजों को रटिएगा मत, ऐसे ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ प्रेजेंट हो सकती है भाई, जहां से थोड़ा सा एक्सचेंज की जरूरत हो। ठीक बात, अगर हमारी सबसे बाहरी लेयर एकदम पैक्ड हो जाएगी तो बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर गैसेस कैसे आएंगी, नहीं आ पाएंगी। प्रोटेक्ट करना अलग बात है, लेकिन डिफ्यूज होना भी जरूरी है, एक्सचेंज होना भी गैसेस का, मिनरल्स का जरूरी है। पोर्स इसीलिए होते हैं। ठीक, इसीलिए आगे चल के आप पढ़ोगे कि एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स में बने होते हैं, अभी हम इसी टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक, तो पेरेन्काइमेटस सेल्स आप समझ गए होंगे, स्टोरेज और सिक्रीशन के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा ही डेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा ही डेड सेल्स होती हैं, बाकी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों ही लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा वो सेल्स हो गए जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यूं समझिए। ठीक, कोलेनकाइमा के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहती है, ये थिक होते हैं और ये पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से काफी चिपके हुए से रहते हैं। ठीक, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो एक तरह से ये किसका काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ठीक, तो ये जहां पे भी प्रेजेंट रहेंगे वहां पे उस चीज को वो प्रोटेक्टेड रखेंगे। तीसरा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये डेड सेल्स होते हैं। दूसरा, ये थोड़े से इलोंगेटेड से टेपरिंग एंड्स के साथ होते हैं, इस तरह से टेपरिंग एंड्स के साथ इलोंगेटेड से होते हैं। दो तरह से पाए जाते हैं ये, या तो ये स्क्लेराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक, या तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के तौर पे पाए जाते हैं, दो तरह से ये पाए जा सकते हैं। और साथ साथ ये कई सारे आपको चीजों में भी मौजूद रहते हैं ये सेल्स, जहां पे भी जैसी जरूरत हो। ये थोड़े से फाइब्रस नेचर होता है इनका। ठीक, ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ये भी प्रोटेक्शन भी करते हैं, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट भी करने के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जाइलम फ्लोएम की। जाइलम फ्लोएम के लिए ध्यान रखिएगा कि जाइलम फ्लोएम, आपको पता है जाइलम के 4 पार्ट्स, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं। थोड़ा मेरे साथ साथ रिमाइंड करिएगा, आपको क्या अभी भी याद है सही से, यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो। जाइलम के 4 पार्ट्स कौन से, जाइलम के 4 पार्ट्स, ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, या हम उसको स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स भी कहते हैं। अब उसका नाम ही जब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर पड़ेगा, चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, मतलब जाइलम फाइबर को भी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर बोल सकते हो आप, और फ्लोएम फाइबर को भी आप स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर बोल सकते हो। इससे आप क्या समझते हो कि दोनों ही ये फाइबरस सेल्स जो जाइलम के एक पार्ट में पाए जा रहे हैं, वो जाइलम को कॉन्स्टिट्यूट या फ्लोएम में कॉन्स्टिट्यूटेड है। आप उन दोनों को ही कह सकते हो कि ये किससे बने हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स से बने, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 पार्ट्स में से चाहे जाइलम के हो चाहे फ्लोएम के हो, फ्लोएम के भी आपको पता है सीव सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये सारी चीजें होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन से प्रेजेंट हैं, सीव सेल कहाँ है, सीव ट्यूब एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक, आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। अब मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो जाइलम है, जाइलम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेसल। ठीक, वो चारों पार्ट्स हो गए, चाहे जाइलम के हो 4 पार्ट, चाहे फ्लोएम के हो 4 पार्ट्स। आप अगर जिसकी भी बात कर रहे हो, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की, सीव सेल या आपका हो गया कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब वो जिम्नोस्पर्म में अलग हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एल्ब्यूमिनस सेल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन होता है जाइलम में, वेसल्स रीजन मेन होता है, जो मेन वाटर कंडक्टिंग उनका रीजन है। जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए जाना जाता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है या फूड ट्रांसलोकेशन के लिए जाना जाता है। तो जाइलम में जो मेन कंडक्टिंग पार्ट है उनका इन 4 में से वो है वेसल्स। ठीक, वेसल्स सबसे मान के चलिए कि बीच में मौजूद हिस्सा है। ठीक, यूं मानिए कि ये वेसल्स वाला हिस्सा है। ठीक, ये वेसल्स वाला हिस्सा है। वेसल्स के साइड में ही इस तरह से मौजूद होंगे जाइलम फाइबर। यहाँ पे मौजूद होगी ट्रेकीट्स जो कि थोड़ी सी टेपरिंग और एलोंगेटेड होती है। ठीक, और जाइलम, और क्या बच रहा है हमारा, जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा भी इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम के स्ट्रक्चर में मेन जो हिस्सा वाटर कंडक्शन के लिए जाना जाता है, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सीव सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि उनका दोनों जाइलम या फ्लोएम का मेन पार्ट कौन सा है, मेन रीजन कौन सा है, क्योंकि आगे जब आप जाइलम या फ्लोएम के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे तो वहां पे यही लिखा रहेगा कि भाई जैसे जाइलम के पार्ट जब आप जानोगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो वहां पे उसी रिस्पेक्ट में आंसर दिया जाएगा कि प्रोटोजाइलम कैसे जल्दी फॉर्म हो रहा है, कैसे उसकी नैरो वेसल है या वाइडर वेसल है, और वही चीज स्वयं में भी उसी तरह से जवाब दी जाएगी कि इसका सीव ट्यूब एलिमेंट किसका कैसा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि जाइलम में मेन पार्ट वेसल और फ्लोएम में मेन पार्ट सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव सेल। चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं द टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि टिश्यू सिस्टम 3 तरह का होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक, सबसे पहली बात हम करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखिए यहाँ पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स दी, सबको पता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करे, यानी कि जिसमें कौन आ रहा है, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा पार्ट आएगा, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और उसके अलावा कौन से हिस्से बाहर की तरफ होते हैं, अगर आप लीफ की बात करेंगे तो स्टोमेटा, और साथ साथ बाकी के एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब जो एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड और बाहरी निकले हुए हिस्से होते हैं, वो कौन होते हैं, ट्राइकोम्स या रूट हेयर्स। ट्राइकोम्स या रूट हेयर्स, इनका काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ट्राइकोम्स क्या करते हैं, वाटर लॉस के प्रिवेंशन को रोकते। ठीक, ट्राइकोम्स या रूट हेयर्स ये एक्सटेंडेड रीजन्स हो गए एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस सबको पता है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी प्लांट बॉडी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले फ्लोएम जाता है, जाइलम लास्ट तक रहता है। देखिए यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया जा रहा है बार प्राइमरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी ग्रोथ, अभी जैसे जैसे या मैच्योरिटी, आप उसको अगर दूसरा नाम दे दो तो मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है फ्लोएम का, एक तरह से चीजें डिसइंटीग्रेट होती है। चलिए आगे देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली elongated compactly arranged cells। यहाँ पे आपको स्टोमेटा के बारे में बताया जा रहा है। compactly arranged cells which form a continuous layer। एपिडर्मिस कैसी होती है भाई, सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक, सिंगल लेयर्ड होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, मैंने आपको भी बताया ना कि डिफ्यूजन भी उतना ही जरूरी है, गैशियस एक्सचेंज भी उतना ही जरूरी है। आप सबसे बाहरी लेयर को एकदम पैक्ड सील्ड नहीं रख सकते कि उसमें से एक्सचेंज ही ना हो पाए। कोई चीज हमारे लिए जरूरी हो तो हमारी बॉडी में उसके लिए पोर्स होते हैं, डिसॉल्व होना भी, डिफ्यूज होना भी जरूरी होता है।
तो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, जिससे कि पेरेन्काइमेटस सेल्स आपको पता है किस लिए जाने जाते हैं, स्टोरेज और सिक्रीशन के लिए। आगे, पेरेन्काइमेटस cells with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. इतनी बात हो गई एपिडर्मिस के बारे में। Outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle. एक लेयर है जो थोड़ी सी वैक्सी होती है। एपिडर्मिस के भी ऊपर एक वैक्सी लेयर, प्लांट की बात की जा रही है, तो प्लांट में एक लेयर और मौजूद रहती है। एपिडर्मिस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं। एपिडर्मिस पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, लेकिन एपिडर्मिस पे भी एक तरह का एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा, वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट रहेगी जो उसको भी बचाव कर रही होगी, उसको आप कहते हो क्यूटिकल, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है कि क्यूटिकल का काम क्या है, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। अब अपने ही बुद्धि से सोचिए, क्यूटिकल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि क्यूटिकल एक वैक्सी थिक लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद है प्लांट में, लेकिन क्या इसकी जरूरत रूट में है? रूट किस लिए जानी जाती है? रूट वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जानी जाती है, तो उनकी एपिडर्मिस के ऊपर भी कुछ मौजूद रहना चाहिए भाई। अगर कुछ ऐसा मौजूद हो जैसे कि रूट हेयर जो और वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद कर पाए, तो ऐसी चीज तो समझ में आती है। लेकिन अगर और ढक दोगे रूट्स को, तो वो एब्जॉर्प्शन करने में सक्षम नहीं होंगी, वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी, इनकेपेबल हो जाएंगी। इसलिए क्यूटिकल, आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हो, क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होगा। दूसरा अपना पॉइंट था स्टोमेटा के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में हमने इतनी बात समझी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। दूसरा पार्ट है स्टोमेटा। एपिडर्मिस हो गया, दूसरा पार्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आपको पता है, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया, आपने जब तक शूट की बात की, स्टेम की बात की, तो आपने एपिडर्मिस का जिक्र किया, लेकिन जब आप लीव्स की बात करेंगे, लीव्स के एपिडर्मिस की बात करेंगे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में। कहाँ पाया जा रहा है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये क्या करता है? हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन करने के लिए जाना जाता है। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के लिए जाना जाता है, साथ साथ गैसियस एक्सचेंज करता है बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द प्लांट। ठीक, दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा में बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें आप गार्ड सेल्स के नाम से जानते हो। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, आप इसे गार्ड सेल्स कहते हो। ये स्टोमेटा में पाए जा रहे हैं। गार्ड सेल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि इनके बीच में एक पोर ओपन होता है। ठीक, ये इनके कहने पे ही खुलता है। अब ये स्टोमेटल पोर होता है, ये गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ गार्ड सेल्स के साइड्स में जो ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं ग्रीन ग्रीन, इन्हें आप कहते हो सब्सिडरी सेल्स, और ये पाए जा रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक, ध्यान रखिएगा, स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल एपर्चर हो गया, ये एपर्चर हो गया आपका स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों मिलके स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ठीक, अब गार्ड सेल्स के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये गार्ड करने का काम तो कर रहे हैं, ये स्टोमेटल पोर को गार्ड करके रखते हैं। यहाँ लिखा है विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रासेस में ये चीज गार्ड सेल्स डम्बल शेप की होती है। ग्रासेस में ये चीज डम्बल शेप की होती है। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डिफरेंस आपको यहीं पे पता चल रहा है कि मोनोकॉट्स में कैसी पाई जाएगी, इस तरह की, और डाइकॉट्स में कैसी पाई जाएगी, इस तरह की। ठीक, बीन और डम्बल शेप, ये दो तरह के डिफरेंसेस होंगे। किडनी शेप किस में है और आपका डम्बल शेप किस में। ठीक, ग्रासेस में ध्यान रखिएगा, ग्रासेस हो गया, मोनोकॉट्स हो गया। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर are thin and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. ये क्यों किया जा रहा है? गार्ड सेल्स की जो स्टोमेटल पोर से जो दूर की सेल वॉल्स है, क्या कहा जा रहा है? आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स, यानी कि जो स्टोमेटल पोर से दूर है वो थिन है।
लेकिन जो इनर वॉल्स है स्टोमेटल पोर के जो पास में है, ये वाली वॉल, ये कैसी है, ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल, ये थिक है। ये क्या कर रही है, ये रेगुलेशन का काम कर रही है, ठीक, रेगुलेशन का काम करी, क्योंकि गार्ड यहाँ से ये स्टोमेटल पोर के लिए जो हिस्सा ये खोल रहे हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज हो पाए, वहां पे ये थिक लेयर रख रहे हैं कि जिससे कि ये सही तरह से उसे प्रोटेक्ट कर पाए। गार्ड सेल्स के और मेन चीज क्या होती है, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल्स possess क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्स जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्पॉटेड से स्ट्रक्चर, वो कौन है, गार्ड सेल से पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट। दूसरा काम, एक तो गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, दूसरा काम गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं या उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। कहा जा रहा है कि अगर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि few epidermal cells जब गार्ड सेल्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा, जब गार्ड सेल्स नहीं होते हैं तो कुछ एपिडर्मल सेल्स सबसे बाहर पाए जा रहे हैं, सबसे बाहर, ठीक, आप देख रहे होंगे। जब गार्ड सेल्स नहीं मौजूद हैं तो एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल्स एक तरह से अपना फैलाव कुछ ऐसा करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं और एक तरह का एक और स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड है, इसको आप कहते हो सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स कैसे बनी, जब गार्ड सेल्स की विसिनिटी थी तो एपिडर्मल सेल्स ने ही खुद से एक सब्सिडरी सेल्स बनाई, खुद का ही एक तरह का स्पेशलाइजेशन किया, ठीक। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल एपरेटस। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हमें करनी थी, एक तो ये हो गया एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा, तीसरा ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स, ठीक। ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाकी दोनों हिस्से जो आपको बता रहे हैं कि एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, यानी एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड, एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड एक बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स, ठीक। हमें पता है कि एपिडर्मिस में कई तरह के जैसे अगर रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स मैंने आपको बताया रूट्स में पाए जाएंगे। रूट हेयर का इलोंगेशन होगा, जैसे अभी आपने सबसे पहले फिगर में देखा था रूट हेयर्स था, है ना, मैच्योरेशन एरिया में किस तरह से रूट हेयर्स थे, फिर उसके नीचे इलोंगेशन एरिया और सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन था, सही बात। रूट हेयर्स क्यों मौजूद रहेंगे, आपको पता है क्यूटिकल, ध्यान रखिएगा, रूट्स में नहीं होंगे क्योंकि रूट्स को जरूरत नहीं है, रूट्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए जानी जाती है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी वो ऐसे स्ट्रक्चर रखेगी जिससे कि एब्जॉर्प्शन उसमें और तेज हो पाए। तो रूट हेयर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करने के लिए जाने जाते हैं रूट हेयर्स। स्टेम में वही चीज किस फॉर्म में होती है, स्टेम में वही चीज होती है ट्राइकोम्स के फॉर्म में। ट्राइकोम्स ध्यान रखिएगा या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और जैसे कि रूट हेयर का वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज है, उसी तरह से स्टेम में ट्राइकोम्स का होना वाटर लॉस के प्रिवेंशन में यूज है, यानी कि एक ट्राइकोम है जो स्टेम में मौजूद है, वो वाटर का नुकसान नहीं होने देना चाहता, और एक रूट हेयर रूट में मौजूद है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन और बढ़ाना चाहता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखिए दो पार्ट, तीन पार्ट में ये टिश्यू सिस्टम डिवाइडेड है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। आपको इतना पता होना चाहिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, जितने भी एपिडर्मिस वाले रीजन होंगे, खुद एपिडर्मिस, दूसरा लीफ की बात करोगे तो स्टोमेटा, तीसरा उनके और ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर जो सबसे बाहरी है, एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेटेड, तो रूट हेयर और ट्राइकोम्स आ जाएगा, बस। इसके अलावा जो भी हुआ वो एपिडर्मिस के नीचे आएगा, ठीक। ये सारे किस में आ गए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तीसरा बात करें तो तीसरा पार्ट क्या था, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ होगा, ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपको जाइलम फ्लोएम और वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बता रहा है, ठीक। वैस्कुलर बंडल की किसी अरेंजमेंट है या जाइलम फ्लोएम की किसी अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है।
अब जो बच रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आ रहा है, वो जो आप कभी एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एपिडर्मल में आपके एपिडर्मिस वाले पोर्शन आ गए, वास्कुलर में आपके वास्कुलर बंडल्स वाले पोर्शन आ जाएंगे, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो बच रहा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट दी ग्राउंड टिश्यू। वो सारे टिश्यू, आप एपिडर्मिस को हटा दीजिए और वास्कुलर टिश्यूज को हटा दीजिए, अब जितने भी बचे वो सब आएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, या ग्राउंड टिश्यू आप उसको कहोगे। इसमें आपके ये सारे सिंपल टिश्यूज आ जाएंगे जो अभी हमने पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज। इसके बारे में आप आगे फिगर में देख पाओगे, समझ पाओगे। कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे बाकी सारे रीजन्स मौजूद रहते हैं, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टिकल रीजन आता है। कॉर्टेक्स रीजन के 3 हिस्से होते हैं, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल रीजन खुद कॉर्टेक्स, और फिर एंडोडर्मिस। ये तीनों मिलके कॉर्टेक्स तैयार करती हैं। हम आगे इस पे बात करेंगे। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, के बाद आता है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद पिथ, और इन्हीं वैस्कुलर बंडल्स यानी 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है जो पिथ की तरफ जा रहा होता है उसे आप मेड्युलरी रेस कहते हो। अब ये कहाँ पाई जा रही है, इन दी प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। देखिए लिखा हुआ इन दी प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। ये बात तब तक की हो रही है जब तक अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आई है, इसलिए हर जगह ये चीज मेंशन कर दी जा रही है, मैच्योरिटी नहीं आई है। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू में कौन आ जाएगा, ये तो चलिए आपने स्टेम और रूट्स की बात कर ली। जितने भी बच रहे थे आपने उन टिश्यूज को ले आए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को आपने मेंशन कर दिया। अब स्टेम और रूट की बात होगी। लीफ में क्या कौन से टिश्यू बच रहे हैं भाई, हमने अभी तक ठीक है हमने स्टोमेटा को बता दिया, स्टोमेटा में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, लेकिन हमने एक सेल्स को नहीं काउंट किया जो कि लीफ में आप कह सकते हो हर हरे हिस्से में एक तरह की सेल्स पाई जा रही हैं जो उस हरेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन है, वो मीजोफिल सेल्स है। हर ग्रीन पार्ट में कौन सी सेल्स पाई जा रही है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है आपके बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स तो मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट अब क्या करेगा, जितनी भी चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जितने पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनल के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से हो, ये थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा। अब ये थाइलाकॉइड और आपका स्ट्रोमा लैमेली, ये सब किस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जो चीज हमारे लीव्स में बच रही है, लीव्स में ग्राउंड टिश्यू में कौन आते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, और जिनको आप क्या कहते हो, मीजोफिल सेल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको जैसा कि बताया, अब यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स में कौन कौन आ जाएंगे भाई, जाइलम और फ्लोएम की बात की जा रही है। ठीक, पहले हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम, रूट, इन लीव्स, इन तीनों के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैम्बियम का उन्होंने जिक्र कर दिया, ठीक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जाइलम और फ्लोएम के बीच किस तरह से इंटरवैसिकुलर और इंट्रावैसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखिए क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ गए इसमें, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, आपको समझ में आ गया है ऑलरेडी। डाइकॉट स्टेम में मैंने आपको बता दिया है कैम्बियम कैसे प्रेजेंट रहते हैं। डाइकॉट स्टेम मैंने आपको क्या बताया था, डाइकॉट स्टेम में रिंग फॉर्म होता है। वैस्कुलर बंडल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, रिंग फॉर्म में, और रिंग किसके बीच बन रही हो, इंट्राफैसिकुलर, फिर इंटरफैसिकुलर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, इस तरह से एक रिंग फॉर्म होती चली जाती है। वो एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते एक रिंग बना लेते हैं। तो एक इसमें देखा जा रहा था, सिर्फ डाइकॉट्स में देखा जा रहा था। डाइकॉट स्टेम्स में क्या लिखा है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब कि डाइकॉट्स में ये कह रहे हैं कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम पाया जा रहा है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कौन मौजूद रहता है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundles. आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे कि vascular bundles में एक टर्मिनोलॉजी क्या दी जाती है,
कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। जैसे आपको क्वेश्चन में आता है कि वो कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन देंगे, जैसे कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, कॉन्जॉइंट है या रेडियल है, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए ओपन और क्लोज्ड क्या होता है। अगर कैम्बियम मौजूद है, सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं, अगर कैम्बियम मौजूद है, बिटवीन जाइलम फ्लोएम ही मौजूद रहता है, तो अगर कैम्बियम मौजूद है तो आप कहोगे ओपन टाइप, ठीक। और कैम्बियम का होना ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। तो अगर कैम्बियम है तो वो ओपन टाइप है, अगर कैम्बियम नहीं है तो वो क्लोज टाइप है, ठीक। देखिए ये बात बोली जा रही है, सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम है, इसीलिए। अब कैम्बियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बताया कैम्बियम जहां आए आपको यही ध्यान रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ आ रही है वहां पे। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जाइलम का प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ही बन रहा है, अब तक इलोंगेशन हुआ, अभी तक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आई। लेटरल मेरिस्टेम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, लेटरल मेरिस्टेम जिसमें 3 पार्ट आ गए, इंटरफैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम, ये क्या कर रहे हैं, गर्थ बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो कैम्बियम आया, अब ये क्या करेगा, जैसे ही कैम्बियम आया अब ये गर्थ बढ़ाने के लिए जाना जाएगा, चौड़ाई देने के लिए जाना जाएगा, यानी लेटरल ग्रोथ कराएगा, ठीक। इसीलिए कह दिया जा रहा है कि यहाँ पे कैम्बियम मौजूद है, इसीलिए प्राइमरी जाइलम का सेकेंडरी जाइलम बन सकता है और प्राइमरी फ्लोएम का सेकेंडरी फ्लोएम बन सकता है, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये एक वैस्कुलर बंडल है, ठीक। वैस्कुलर बंडल मैंने आपको बताया ये पित्त वाला एरिया समझिए, ये पित्त की तरफ वाला एरिया, ठीक। एक बड़ा सर्कल और ये पित्त की तरफ ओरिजिनेटेड है, ये अंदर की तरफ मैंने आपको क्या बताया था, जाइलम होगा। टुवर्ड्स पित्त कौन मौजूद रहता है, जाइलम। टुवर्ड्स पेरीफेरी कौन मौजूद रहता है, फ्लोएम, ठीक। अब अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये आपने पहले बना दिया, ठीक। ये है जाइलम, ये पहले बना जाइलम तो हम लिख देते हैं प्राइमरी जाइलम, ये भी पहले बना फ्लोएम तो हम लिख देते हैं प्राइमरी फ्लोएम, ठीक। अब जब कैम्बियम मौजूद रहेगा, और कौन सा कैम्बियम, जो बिटवीन जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, तो बिटवीन जाइलम और फ्लोएम कौन सा कैम्बियम मौजूद रहता है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम सिर्फ एक वैस्कुलर बंडल में मौजूद रहता है, एक ही वैस्कुलर बंडल के बीच मौजूद रहता है। अगर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोला जाएगा तो अलग 2 वैस्कुलर बंडल के बीच फॉर्म होने वाला, ठीक। तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कैसे रहेगा, इस तरह से, है ना। मान लीजिए ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, ठीक। अब ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कैसे बना, जब कैम्बियम मौजूद, मैंने आपको क्या बताया, सेकेंडरी ग्रोथ हुई। तो प्राइमरी क्या बोला जा रहा है, एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, कैम्बियम की मौजूदगी सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। तो प्राइमरी जाइलम का बना है ये क्या बना है, ये प्राइमरी जाइलम का बना है, ध्यान रखेंगे, प्राइमरी जाइलम का बना है ये, प्राइमरी जाइलम का बना है ये, सेकेंडरी जाइलम, ठीक। और प्राइमरी फ्लोएम का ये बना है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम तो ऊपर की तरफ था, कैम्बियम बीच में बना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है, ठीक। इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, विद इन अ कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम ऊपर की तरफ फैला बनाया सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ बनाया सेकेंडरी फ्लोएम। इस तरह से बीच में आ गया, 2 जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन आ गया, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक। अब यही चीज जब आप इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलोगे तो 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यही रिंग अगर इधर की तरफ आके 2 वैस्कुलर बंडल को जोड़ेगी तो आप उसको कह दोगे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम आपको समझ में आ गया, तब आप उसको क्या कहोगे, कौन सा स्ट्रक्चर कहोगे, ओपन टाइप कहोगे, ठीक। ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स के पास कोई कैम्बियम नहीं होता है, क्या बोला जा रहा है, in monocotyledons the vascular bundles have no cambium present in them, hence since they do not form secondary tissues they are referred to as closed। ये किस में देखा जा रहा है, ये मोनोकॉट्स में देखा जा रहा है, मोनोकॉट्स में। ऐसा क्यों, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था
कि सिर्फ डाइकॉट्स में ही वो कैम्बियल रिंग बनती है। मोनोकॉट्स में कैसे रहता है? मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो बिखरे हुए में क्या कोई कैम्बियल रिंग बन पाएगी? एक चलिए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बनेगी भी तो कैसे बनेगी? सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पूरे स्टेम में होगी ना, कि सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल में होके रह जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो जो कैम्बियल रिंग फॉर्म हो रही है वो पूरी रिंग ही एक गोल घेरा बनाते हुए वो लेटरल ग्रोथ करा रहे हैं, स्प्रेड करा रहे हैं। ठीक, अगर ये चीज बिखरी हो जाएगी तो एक जगह हुआ, लेकिन फिर ये वैस्कुलर बंडल्स बाकी वैस्कुलर बंडल्स में फैल ही नहीं पाएगा सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। यहाँ पे ही वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? एक रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मोनोकॉट्स में कौन सा टाइप होगा? कैम्बियम ही नहीं रहेगा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि वैस्कुलर बंडल उसमें बिखरे हुए हैं, तो कैम्बियम ही नहीं आएगा। कैम्बियम नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, और जब कैम्बियम नहीं रहता तो हम उसे रेफर क्या करते हैं? क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial. अब यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई, एक तो हो गया ओपन और क्लोज्ड, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट और रेडियल। कॉन्जॉइंट आप तब बोलते हो जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हो, ठीक, एक रेडियस पे। और रेडियल आप कब बोलते हो? जब जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हो, एक अलग एक अलग। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको रेडियल टाइप ऑफ बताया गया, रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताई गई जाइलम फ्लोएम की। यहाँ पे आप देखो जाइलम इस तरह की रेडियस पे, ये जाइलम है, ये जाइलम है। फ्लोएम कैसा है? फ्लोएम ऐसा है, एक प्लस में है एक क्रॉस में, दोनों अलग अलग रेडियाई पे आ रहे हैं। अगर आप इनको देखो तो ये अलग रेडियाई पे है कि नहीं, ये इधर है, ये इधर जा रहा है। रेडियाई कैसी हो गई? अल्टरनेट हो गई, डिफर कर रही है रेडियाई। ऐसे केस को आप क्या कहोगे? रेडियल। दो कैसी है? रेडियल हो रही है, हर एक रेडियस पे। नाम कैसे पड़ा? रेडियल, अलग अलग रेडियस पे मौजूद है। डायरेक्शन कैसी होगी? हर रेडियस पे जो जा सकता है वो रेडियल। ठीक, दूसरी बात क्या बोली जा रही है? डिफरेंट रेडियाई के लिए आपको अलग अलग रेडियस पे जो जा सकता है उसके लिए रेडियल नाम दे दिया गया, जैसे कि किस में देखा जाता है? रूट्स में। रूट्स में ये चीज कैसी होती है? डिफरेंट रेडियस पे होती है, डाइवर्जिंग होती है कह सकते हो, और एक तरह से स्प्रेडेड होती है। स्टेम्स में यही चीज कैसी होगी? ये चीज देखो, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो जाइलम फ्लोएम कैसे रहेगा? सेम रेडियस पे रहेगा ऑफ वैस्कुलर बंडल। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है? ये कॉन्जॉइंट का एग्जांपल है, सेम रेडियस, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। ठीक, अब ये यहाँ पे कैम्बियम मौजूद नहीं है तो ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हो जाएगा, यहाँ पे कैम्बियम मौजूद है तो ये कॉन्जॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्जॉइंट हुआ। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे है, अलग नहीं है। अगर ये इधर होता, ये इधर ही होता, तो आप उसे डिफरेंट रेडियस कहते। ऐसे वैस्कुलर बंडल्स कहाँ देखे जाते हैं? स्टेम्स में और लीव्स में। ठीक, कॉन्जॉइंट कहाँ देखा जा रहा है? स्टेम और लीव्स में। और रेडियल कहाँ देखा जा रहा है? रूट्स में। आर से रेडियल, आर से रूट्स, ध्यान रखिएगा। आप एक को ध्यान रखिए, दूसरा आपको उसका ऑपोजिट अपने आप ध्यान आ जाएगा। एक को ध्यान रखिए, जैसे आपको ओपन ध्यान रह सकता है, ओपन मींस कैम्बियम की प्रेजेंस, क्लोज्ड उसका उल्टा। रेडियल, अलग अलग रेडियस, स्प्रेडेड, हर रेडियस पे मौजूद जो हो सकता हो, तो आपको रेडियल हो गया। रेडियल से, आर से रेडियल, आर से रूट्स। एक याद रखिए, दूसरा आप उसका ऑपोजिट ही समझिए। इस तरह से आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होता है। लास्ट लाइन इसमें बस ये लिखिए, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। कॉन्जॉइंट वाला यानी कि जो जब सेम रेडियस से प्रेजेंट है तो कैसे होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स प्लांट की एनाटॉमी पे, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डाइकॉट रूट्स से। डाइकॉट रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स के बारे में समझने से पहले अभी हमें जाइलम फ्लोएम का कंपेयर अभी हमें आगे पढ़ना होगा। तो हम पहले जाइलम फ्लोएम का कंपेयर मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जाइलम देखिए, दो तरह से ये आपका जाइलम होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जाइलम
दो तरह से पाया जा सकता है, ठीक। एक प्राइमरी जाइलम, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात करेंगे। एक हो गया आपका प्राइमरी जाइलम और एक हो गया सेकेंडरी जाइलम, ठीक। उसी तरह से फ्लोएम भी होगा, एक हो गया आपका प्राइमरी फ्लोएम और एक सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी फ्लोएम। अब प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम की सिर्फ बात करें तो इसमें दो टाइप्स हैं, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम, ठीक। एक हो गया प्रोटोजाइलम, एक हो गया मेटाजाइलम। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्राइमरी जाइलम क्या हुआ, जो पहले बना, ये पहले बना, ये बाद में बना। इसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम में प्राइमरी फ्लोएम पहले बना, सेकेंडरी फ्लोएम बाद में बना। इसके भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम के, प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, ठीक। अब सिर्फ हम जाइलम में प्राइमरी जाइलम के प्रोटो और मेटा जाइलम की बात करें तो हमें पता है कि ये पहले बना है, प्राइमरी जाइलम पहले बना है, सेकेंडरी जाइलम बाद में बना है। उसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम पहले बना है, सेकेंडरी फ्लोएम बाद में बना है। लेकिन इस प्राइमरी जाइलम में जो प्रोटो और मेटा नाम दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जाइलम में जो मेन इंपॉर्टेंट उसका वाटर कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या है, वेसल। उसी तरह से फ्लोएम में उसका मेन जो फूड ट्रांसलोकेशन वाला पार्ट है, जो मेन इन्वॉल्व रीजन है वो कौन है, वो सीव ट्यूब एलिमेंट है। तो उनका जो मेन पार्ट है उसी के बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन किया गया है। मतलब कि जब प्रोटोजाइलम बोलेंगे तो प्रोटोजाइलम आप उसको बोलेंगे जो पहले बना है और नारो वेसल्स के साथ है, नारो वेसल्स, और इन दोनों में फॉर्म्ड फर्स्ट, ठीक। नारो वेसल्स और फॉर्म्ड फर्स्ट। और ये फॉर्म्ड मेटाजाइलम कैसा, फॉर्म्ड लेटर विद ब्रॉडर वेसल्स। ये कैसा बना है, ब्रॉडर वेसल्स के साथ, ठीक। मेटाजाइलम बना है ब्रॉडर वेसल्स के साथ, प्रोटोजाइलम बना है नैरो, पहले बना है और नैरो वेसल्स के साथ। हम बात कर रहे हैं जाइलम की, इसलिए हमें पता है कि मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा है इसका, वेसल्स है। जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने बात की प्राइमरी फ्लोएम की, प्राइमरी कौन, जो सेकेंडरी से पहले बना है। अब प्राइमरी के दो पार्ट प्रोटो और मेटा, उसमें भी प्रोटो पहले आया, यहाँ पे भी कौन होगा, प्रोटो, प्रोटो जो पहले आया, फॉर्म्ड फर्स्ट। अगेन इसमें भी वही चीज होगी, विद नारो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक। ये पहले बना है फॉर्म्ड फर्स्ट विद नैरो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और वो कैसा होगा, फॉर्म्ड लेटर विद ब्रॉडर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक। ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी कि जाइलम और फ्लोएम का टाइप्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के दो पार्ट्स प्रोटो और मेटा, और उसी तरह से फ्लोएम के में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के दो पार्ट्स प्रोटो और मेटा फ्लोएम। इनका बेसिस किस चीज पे बेस्ड इनका कैटेगराइजेशन है, इनके मेन कंडक्टिंग पार्ट्स पे। जैसे यहाँ पे वेसल्स में, प्रोटो में नैरो वेसल्स, मेटा में ब्रॉडर वेसल्स। उसी तरह से फ्लोएम में, प्रोटो फ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब एलिमेंट, मेटा में ब्रॉडर सीव ट्यूब एलिमेंट। अब इसी के बेसिस पे एक कैटेगराइजेशन किया गया है जिसको आप कहते हो एंडार्च और एक्सडार्च। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंडार्च, एक याद रखिए, दूसरा आपको अपने आप इसका ऑपोजिट समझ में आ जाएगा। जैसे आप सिर्फ एंडार्च याद रखिए, एंडार्च वो वाला हुआ जिसमें कि जो आपका प्रोटोजाइलम है, जो आप नॉर्मल तरह का जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे आपको नॉर्मली क्या समझ में आता है, जैसा जितना आपने अब तक पढ़ा कि जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है। अब मैं सिर्फ जाइलम की भी बात करूं तो जो पहले बना है वो अंदर की तरफ है, जो बाद में बना वो बाहर की तरफ है, ठीक। अब जैसा कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, जैसे कि फॉर्मेशन आगे बढ़ रही है, ठीक।
तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, अंदर मतलब पित्त की तरफ यानी सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम जब टुवर्ड्स पित्त हो, और मेटाजाइलम आपका, मेटाजाइलम कहाँ हो, पेरीफेरी। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई आपकी एंडार्च कंडीशन। अब इसका ठीक ऑपोजिट करेंगे तो हो जाएगी एक्सार्च कंडीशन। एंडार्च कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, प्रोटोजाइलम एंडार्च में पित्त की तरफ है, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, जो नॉर्मली होता है। अगर इसका ठीक ऑपोजिट करेंगे तो वो हो जाएगी एक्सार्च कंडीशन, यानी कि इसमें ऐसे में क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ यानी पेरीफेरी की पित्त की तरफ होगा। ठीक, इसका ठीक ऑपोजिट एक्सार्च कंडीशन हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले समझ लेते हैं डाइकॉट मोनोकॉट्स, उसी में आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि किस तरह से कहाँ पे एंडार्च एक्सार्च कंडीशन आ रही है, कैसा वास्कुलर बंडल है, ओपन है, क्लोज्ड है, कॉन्जॉइंट है, रेडियल है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि रूट्स में आपको एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स की बात करेंगे तो आपको एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, एंडार्च कंडीशन आपको स्टेम में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डाइकॉट रूट्स, यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है हर जगह, आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है मैच्योरेशन जोन का। ठीक, आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक गोल इतना जो एरिया है, जो स्टेम या रूट की जो कटिंग है उसका जो गोल एरिया है काटेंगे तो उसके सिर्फ एक पोर्शन का, सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्शन जिसमें आपका वैस्कुलर बंडल इंक्लूडिंग होगा, उसे दिखाया जा रहा है। ठीक, अब सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड पे देखिएगा, ये डाइकॉट रूट्स के बारे में। ठीक, डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट रूट्स में देखिएगा ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, डाइकॉट रूट्स में सबसे पहला, सबसे बाहरी हिस्सा आपको क्या दिख रहा है, डाइकॉट रूट्स ये वाला है, मोनोकॉट रूट ये वाला है। आप खाली फिगर को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बताई जा रही है। रूट्स है तो रूट हेयर होंगे या ट्राइकोम्स होंगे, रूट हेयर होंगे। रूट्स में तो रूट हेयर ही होंगे, ट्राइकोम्स कहाँ होंगे, स्टेम में होंगे। ठीक, रूट हेयर रूट्स में होंगे क्योंकि उन्हें वाटर को और एब्जॉर्ब करना है। अब ये सबसे पहले रूट हेयर किस पे, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं ना, मतलब एपिडर्मिस से ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर है ना, तो ये रूट हेयर एपिडर्मिस में ओरिजिनेटेड, ये एपिडर्मिस, इनसे इनके एक्सटेंशन कौन हो गए, रूट हेयर्स हो गए। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो कॉर्टेक्स लेयर पाई जा रही है, ये कॉर्टेक्स असल में 3 लेयर में डिवाइडेड होती है। ये यहाँ पे ऐसे बताया नहीं गया है, बट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या आप इसको कॉर्टिकल लेयर कह सकते हैं, कॉर्टिकल लेयर, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, दूसरा है खुद कॉर्टेक्स, तीसरा है एंडोडर्मिस। ठीक, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरा एंडोडर्मिस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर ये है कॉर्टेक्स रीजन। देखिए आपको यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि एपिडर्मिस पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। आपको कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, कॉर्टेक्स में भी दिखाई पड़ रही हैं। फिर आइए देखिए एंडोडर्मिस, अब ये रीजन कैसा हो गया, ये पैक्ड हो गया। ठीक, एंडोडर्मिस रीजन पैक्ड हो गया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है स्पेसेस। एंडोडर्मिस फ्लो आपको पता होना चाहिए, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स में 3 लेयर डिवाइडेड होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ऐसे फ्लो चलता है। ठीक है, अब पहले रही होगी हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर होती है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के नीचे आ जाता है अपना वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में कैसे अरेंजमेंट होती है, जाइलम और अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, ये वाला रीजन देखिए, मैं आपको वाइट से दिखा देती हूँ। ये वाला रीजन आपका कौन सा है, ये एंडोडर्मिस हो गया, ये पेरीसाइकिल, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। ठीक, ये सेंटर रीजन पिथ और ये बाहर की तरफ कौन है, फ्लोएम। ठीक, ये फ्लोएम। ठीक, और आपका मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक, अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं।
सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, हाँ, आउटरमोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा आप कह सकते हो एपिडर्मिस का दूसरा नाम एपिब्लेमा। Many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs, ये आपको बताया ही गया। एपिडर्मल appendages होती हैं रूट हेयर्स या ट्राइकोम्स। उसके बाद रूट हेयर एपिडर्मिस के बारे में हमने समझ लिया। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। देखिए यहाँ पे ये चीज बोल दी गई ना, पेरेन्काइमा सेल्स आ गया ना, वही जो मैं आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखा रही थी कि यहाँ पे आपको कुछ गैप्स दिखाई पड़ रहे हैं कॉर्टेक्स में, जिससे क्या क्लियर हो जा रहा है कि कॉर्टेक्स, सिर्फ डायग्राम देख के आप ये बता सकते हैं कि कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद है, यानी कि ये किससे बनी है, पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है। ठीक, विद इंटरसेलुलर स्पेसेस इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यही मैंने आपको बताया, 3 लेयर पाई जाती है। तीनों लेयर किससे बनी है, पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, इसीलिए वहां पे लिखा था सेवरल लेयर्स ऑफ थिन पेरेन्काइमेटस सेल्स। और सबसे अंदर वाली लेयर को कॉर्टेक्स की आप कहते हो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में क्या कहा जा रहा है, इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पे एक बैरल शेप्ड सेल्स की बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नाम की एक टर्म से बताती हूँ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये 2 सेल्स हैं, ठीक, ये सेल्स हैं और ये ऊपर सेल वॉल्स, ठीक, ये सेल वॉल्स आगे जा रही, ये सेल, ठीक। अब ये जो सेल वॉल्स हैं, जो मूवमेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूवमेंट क्या होती है, कौन सी मूवमेंट को कैस्पेरियन स्ट्रिप रोकती है और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है। जो मूवमेंट विद इन सेल, बीच में जो सेल के बीच में एक कुछ स्पेसेस मौजूद रहती हैं, कोई गैप मौजूद रहता है या कोई लिंक मौजूद रहता है जो एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होने में मदद करता है, इस तरह की मूवमेंट को, पहले तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो विद इन अ सेल टू सेल लिंकेज जो क्रिएट कर रहा है उसको आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। और जो प्लाज्मोडेस्माटा से होके जो मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट सेल टू सेल होती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल टू सेल, 2 चीजों के बीच में जब ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो बायोलॉजी में अक्सर एक टर्म दिया जाता है, सिन या सिम करके, ऐसे कुछ यूज किया जाता है ना, कहीं भी आप देखो सिन सिम ऐसा यूज किया जाता है जब आप 2 चीजों की बात करो। तो 2 सेल्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, 2 सेल्स के बीच की मूवमेंट को किसी एक चीज के थ्रू, जिसको आप प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हो, इस तरह की मूवमेंट को आप सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहते हो, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक। और इसके ठीक ऑपोजिट, जब कोई चीज का मूवमेंट ऐसे सेल वॉल टू सेल वॉल हो रहा हो तो आप इस तरह की मूवमेंट को एपोप्लास्टिक बोलते हो, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अब होता क्या है कि ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेल वॉल में एक चीज ऐसे स्ट्रिप की तरह प्रेजेंट है, ठीक, ये स्ट्रिप ही होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम, अगर ये स्ट्रिप, ये सेल वॉल के बीच में ये स्ट्रिप क्यों लग गई, अगर ये स्ट्रिप इस तरह से सेल वॉल के बीच में आ जाएगी तो आप खुद सोच के बताइए कि क्या एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो पाएगी, सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का रोल क्या होता है कि ये सेल वॉल की मूवमेंट नहीं होने देता है। ये क्या करता है, अगर यहाँ पे कोई चीज रुकावट बन जाएगी तो अपने आप मटेरियल यहाँ घूम के ये वाली मूवमेंट करने लग जाएगा, कौन सी, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। तो जब एपोप्लास्टिक मूवमेंट को रोकना होता है कि सेल वॉल नहीं, सेल से जाओ, तो एक कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम का जो एक कह सकते हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप का यूज होता है जो सेल वॉल को से मूवमेंट को रोक देता है, ठीक। और क्या इनिशिएट, क्या प्रमोट कराता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को प्रमोट कराता है। क्या लिखा है यहाँ पे, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती क्या है ये आप जान लीजिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable, देखिए क्या लिखा है, water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip, ठीक। ये सुबरिन डिपॉजिटेड एक तरह का मटेरियल है जो कि वाटर इम्पर्मिएबल होता है। तो ये क्या करता है, वाटर इम्पर्मिएबल भी है, तो ये क्या करता है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये वाटर इम्पर्मिएबल सुबरिन मटेरियल होती हैं जो यहाँ पे सेल वॉल में मौजूद होती हैं,
और इनकी मौजूदगी से होता क्या है, हिपोप्लास्टिक मूवमेंट रुक जाती है और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट प्रमोट हो जाती है। तो वही बताया जा रहा है आपको कि टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन, चाहे टेंजेंशियल वॉल हो, चाहे टेंजेंट आपको पता होगा टेंजेंशियल वॉल हो, ये रेडियस है, हर एक रेडियस का अपना एक टेंजेंट, ठीक, चाहे टेंजेंशियल वॉल हो चाहे रेडियल वॉल हो, ठीक, हर एक रेडियस पे जो बन रही है, चाहे टेंजेंशियल वॉल हो चाहे रेडियल वॉल हो, एंडोडर्मल सेल्स की, एंडोडर्मल सेल्स जो है इनमें क्या हो रहा है, एक तरह का सुबरिन का डिपोजिशन हो रहा है जो कि वाटर इम्पर्मिएबल भी है, वाटर इम्पर्मिएबिलिटी क्रिएट कर रहा है वो अंदर की तरफ, ठीक, एंडोडर्मिस की तरफ, और उसको क्रिएट करने के लिए कौन जाना जा रहा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये क्या कर रही है, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रिफर्ड टू एज पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के ठीक बाद कौन पाया जाता है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल ये क्या कर रही है, पेरीसाइकिल पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, ठीक है, फिर से पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। कहां पे हो रहा है ये, कौन सी सेल्स में, लेटरल रूट्स और वास्कुलर कैम्बियम का लेटरल ग्रोथ एक तरह से कहा क्या जा रहा है, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम में कौन कौन आते हैं, वही जो वास्कुलर बंडल्स में आ रहे थे, यानी कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम अलग हुआ, मतलब आप कह सकते हो दो तरह की सेकेंडरी ग्रोथ होती है या दो तरह के कैम्बियम होते हैं, एक होता है वास्कुलर कैम्बियम जिसमें आया इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो कि पूरे वास्कुलर बंडल्स में ही आप देख रहे हो, दूसरा हुआ कॉर्क कैम्बियम, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जैसे लेटरल रूट्स, अभी हम रूट्स की बात कर रहे हैं, तो लेटरल रूट्स, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होती है। लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है वास्कुलर कैम्बियम की या लेटरल ग्रोथ जो हो रही है थोड़ी बहुत भी, वो इन्हीं सेल्स में होती है। किन सेल्स में, जो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जा रही है, यानी कि पेरीसाइकिल में। इसके बाद द पिथ, पिथ कौन है, पिथ यहाँ पे डाइकोट रूट्स में स्मॉल है, ध्यान रखिएगा, पिथ यहाँ पे स्मॉल या आप कह सकते हो पुअरली डेवलप्ड भी कहा जाता है, पिथ यहाँ पे स्मॉल होती है, ठीक। The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। ये भी आपको पता होना चाहिए, conjunctive tissues क्या होते हैं, कंजंक्टिव टिश्यूज होते हैं जो पेरेन्काइमेटस सेल्स, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जितने भी पेरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद होते हैं उन सभी को आप कंजंक्टिव टिश्यू कहोगे, उनमें ये सब आ जाएंगे लाइन से, जो भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कौन कौन आ जाएंगे, इसमें मेड्युलरी रेज भी आ जाएंगी, इसमें आपके ये सारे भी आ जाएंगे, ठीक है, पिथ, पेरीसाइकिल, ये सब आ जाएंगे कंजंक्टिव टिश्यू में। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ये ध्यान रखिएगा, डाइकॉट्स में 2 से 4 ही जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होते हैं। यही चीज मोनोकॉट्स में ऑलमोस्ट 6 हो जाती है, 6 लगभग 6 जाइलम हो जाते हैं, 6 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस हो जाते हैं। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट की बात हो रही है, अगेन मैंने आपको बताया कि कैम्बियल रिंग कहाँ बनती है, सिर्फ डाइकॉट्स में ही बनती है। तो डाइकॉट रिंग में कैम्बियल रिंग फॉर्म हो जाती है, हम पहले ही समझ चुके हैं। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेले, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम या आप कॉर्क कैम्बियम आप कह सकते हो एक तरह का एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन होता है। अब आपको पता होना चाहिए स्टेलर क्या होता है या स्टेले क्या होता है। स्टेले क्या हुआ, वो सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर है, यानी पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल्स, पिथ, ये सब क्या बना रहे हैं मिलके, स्टेले बना रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा रीजन जो एंडोडर्मिस के नीचे पूरा का पूरा जो रीजन है वो क्या हो गया, स्टेलर रीजन हो गया। कॉर्क कैम्बियम के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में पाया जाता है, यानी कि स्टेलर रीजन के बाहर, स्टेलर रीजन के बाहर की तरफ वाला रीजन कौन सा होता है, कॉर्क कैम्बियम वाला होता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया 2 तरह के कैम्बियम होते हैं, एक वास्कुलर कैम्बियम हो गया जिसमें इंटर और इंट्रा आ रहे हैं, एक हो गया कॉर्क कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम तो एंडोडर्मिस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल और उसके नीचे आपका वास्कुलर बंडल वाला रीजन मौजूद हो जाता है। लेकिन अगर आप वो पूरे एंडोडर्मिस के सारे जितने भी रीजन है उसके नीचे उसको आप स्टेलर कहोगे, तो आप कॉर्क कैम्बियम को कौन सा रीजन कहोगे, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन।
उसके बाहर वाला, तो एंडोडर्मिस के बाहर वाला रीजन हो जाता है एक्स्ट्रासेलुलर रीजन, और वहीं पे पाया जाता है कॉर्क कैम्बियम, सबसे बाहरी कैम्बियम। एक कर रहा है बाहर की तरफ की ग्रोथ और एक अंदर से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देनी कैसी है आपको, सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरली ग्रोथ कर रहा है, तो एक अंदर की तरफ से वैस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है, एक बाहर की तरफ से कॉर्क कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है, ठीक। चलिए अगला, मोनोकॉटिलिडन रूट। मोनोकॉटिलिडन रूट की बात करें तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, सेम ही चीजें रहती हैं, बस आपको एक चीज अलग होती है, आपको वही ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट्स, कई सारे तरीके में ये सेम दिख रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे रेडियल दिख रहा होगा, लेकिन देखिए अभी आगे देखते हैं। इट हैज एपिडर्मिस, सही बात है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल्स, पिथ, सब कुछ सही है, एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स। मैंने आपको बताया यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, लगभग 6 रहते हैं। देखिए वही चीज लिखी हुई है, दे आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, तो हम इसे क्या कहते हैं, कैसा नाम देते हैं, पॉली आर्च। पॉली आर्च, जैसे एंड आर्च, एक्सार्च कंडीशन थी ना, वैसे ही जब जाइलम बंडल्स मतलब जाइलम अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते तो आपने उसको क्या नाम दिया, पॉली आर्च। यहाँ पे पिथ के लिए ध्यान रखना है कि जैसे डाइकॉट रूट में था, मैंने आपको क्या बोला, पुअरली डेवलपमेंट होता है, मोनोकॉट में पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मोनोकॉट रूट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती, क्यों, बल्कि मोनोकॉट्स ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, ऐसा क्यों, ये आप ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के सबसे पहले ही डिफरेंस में हमने ही समझ लिया था कि मोनोकॉट और डाइकॉट में से डाइकॉट के वास्कुलर बंडल्स काफी एक तरह के रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो कैम्बियल रिंग उन्हीं में बन रही होती है। कैम्बियल रिंग कहाँ बन पाएगी, जहां कैम्बियम मौजूद रहेगा, तो कैम्बियम मौजूद रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन जहां पे वैस्कुलर बंडल ही स्कैटर्ड रहेंगे, मोनोकॉट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इनमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो अगर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहेंगे तो बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम कैसे बन पाएगा, ना कैम्बियल रिंग बन पाएगी, ना ही सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी, इसलिए मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं कि रूट्स आपकी जो एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन रहती है वो बस ध्यान रखिएगा आप, रूट्स कौन सी एक्सार्च कंडीशन फॉर्म करती हैं और स्टेम्स आपके एंडार्च कंडीशन फॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम का दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ बात ऑलरेडी कह दी गई थी डाइकॉट स्टेम के बारे में। Transverse section of a typical young dicot stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem। हम सभी को पता है भाई, epidermis सबसे बाहरी लेयर हो गई यहाँ पे भी, ठीक। इसके अलावा क्या है, हाँ इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो क्वेश्चन में आती है, स्टार्च शीथ का होना, ठीक, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। एपिडर्मिस सबको पता है होती है, देखिए इसी तरह का ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे मोनोकॉट में किस तरह से वैस्कुलर बंडल्स किस तरह से पाए जा रहे हैं, कितने बिखरे हुए हैं, इसको स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स का होना कहते हैं। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स एक तरह से अलाइंड है और कैम्बियल एक तरह की रिंग फॉर्म में है, तो कैम्बियल रिंग बनती है इनके बीच, ठीक। अब इनका आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखिए अगर, तो यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस सबसे बाहरी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट हेयर होंगे या ट्राइकोम्स होंगे, यहाँ पे ये क्या होंगे, ट्राइकोम्स होंगे, एपिडर्मल हेयर भी कहा जा रहा है इन्हें, ट्राइकोम्स हो गए। ट्राइकोम्स के बाद देखिए कौन सी लेयर मौजूद है, एपिडर्मिस के बाद यूजुअली कौन प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के बाद मौजूद रहती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसे, पहले हाइपोडर्मिस फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, एपिडर्मिस पहली, फिर कॉलेनकाइमा, ये कौन सी हुई, ये एपिडर्मिस हुई, फिर ये हाइपोडर्मिस हुई, ठीक। ये कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस, तो मतलब क्या क्या कहा जा रहा है, हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स, और कॉलेनकाइमा किस लिए जाना जाता है, कॉलेनकाइमा में जाना जाता है एक तरह की रिजिडिटी देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, स्टेम्स को एक रिजिडिटी चाहिए अपने स्ट्रक्चर में,
ठीक है, उनको रिजिड होना जरूरी है, तो उनके एपिडर्मिस तो चलिए ठीक है पेरेन्काइमेटस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो हाइपोडर्मिस की लेयर बनेगी वो उन्हें मजबूती देगी, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेनकाइमेटस सेल्स मौजूद रहते हैं किसमें, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस बनी होती है किससे, कोलेनकाइमेटस सेल से। उसके बाद अगेन हो गया पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स का होना जरूरी है जिससे कि वो थोड़ा सा स्टोरेज कर पाए, स्टेम के अंदर आते जाएंगे तो स्टोरेज भी जरूरी है। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे हमें पता है पेरीसाइकिल मौजूद रहती है, पेरीसाइकिल के ठीक नीचे मौजूद होते हैं हमारे वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स में भी बाहर की तरफ फ्लोएम, कैसा अरेंजमेंट बताया था आपको डाइकॉट्स में, डाइकॉट्स में मैंने आपको बताया था कि चाहे स्टेम हो चाहे रूट, डाइकॉट्स में अरेंजमेंट कैसे कैसे रहता है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, तो वही चीज हो रही है। और जाइलम में भी कौन सा जाइलम, जो पहले जाइलम बना वो प्रोटोजाइलम, ये अंदर की तरफ होगा यानी कि सेंटर की तरफ, पित्त की तरफ है, तो प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर। उसके बाद बीच में कैम्बियम, फिर फ्लोएम, और जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करने लगेगा तो वो कैसा बनता था, आपको बताया था प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम और फिर प्राइमरी फ्लोएम। फ्लोएम ऊपर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ, और तब ये बीच में क्या बनी, एक कैम्बियल रिंग बनी, या हमने इसको क्या कहा, मैं फिर से बता रही हूं, इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, यही कहा था, इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत थिक लेयर नहीं करनी है। इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, अगर आप कुछ कह सकते हैं कुछ स्टेम्स की बात करिए तो कुछ स्टेम्स के पास स्टोमेटा भी होता है, इसीलिए लिखा है आपको इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा। ठीक, the cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex। between epidermis, epidermis से लेके पेरीसाइकिल तक कौन है, कॉर्टेक्स है, क्योंकि एपिडर्मिस के ठीक बाद कौन, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये तीन मिलके बनाती है कॉर्टेक्स, इसीलिए एपिडर्मिस के बाद तीन लेयर ये एक कॉर्टेक्स हो गई, और इसके बाद कौन, पेरीसाइकिल, क्योंकि हमें पता है पेरीसाइकिल कब आ रहा है, एंडोडर्मिस के ठीक बाद, और एंडोडर्मिस किसकी लेयर है, तीसरी, कॉर्टेक्स की तीसरी लेयर। तो एपिडर्मिस कैसे फ्लो चलता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में क्या मौजूद है, कॉर्टेक्स। वही लिखा है, सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, इसीलिए एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोलेनकाइमेटस सेल से बने हुए ये लेयर होती है। कॉर्टिकल लेयर, इसके हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टेक्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. The cells of the endodermis are rich in, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता ही है, स्टार्च ग्रेन से रिच होते हैं, इसको हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। डाइकॉट स्टेम में ये चीज होती है, डाइकॉट स्टेम का जो एंडोडर्मिस वाला रीजन होता है, वो एंडोडर्मिस वाले जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, वो एंडोडर्मल सेल्स आप कह सकते हो, वो एक तरह से कवर्ड रहते हैं, मतलब कि पैक्ड रहते हैं, आप कह सकते हो टाइटली पैक्ड रहते हैं, किससे, स्टार्च ग्रेन से, जो कि उनका स्टोरेज है, असल में स्टार्च वो स्टोर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एंडोडर्मिस जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है वो स्टार्च से ही टाइटली पैक्ड रहता है, तो एंडोडर्मल सेल्स क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन उसको टाइटली पैक कर देते हैं एंडोडर्मल सेल्स को, तो वो एक तरह की उनके अराउंड एक शीथ फॉर्म कर लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टार्च शीथ। तो स्टार्च ग्रेन इस तरह से फॉर्म हुआ कि पूरे पूरे एंडोडर्मल सेल्स के अराउंड वो जमा हो गया, और उसने जो अब एक लेयर बना ली, उसी को हमने नाम दिया स्टार्च शीथ। कहाँ कहाँ पाई जा रही है, एंडोडर्मिस में, एंड इसलिए कहा जा रहा है एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, जिसको हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। अब एंडोडर्मिस के ठीक नीचे कौन मौजूद है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बारे में क्या कहा जा रहा है, आपको पता है पेरीसाइकिल, इसका भी क्वेश्चन आता है, सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे देखिएगा, पेरीसाइकिल की बात कर रहे हैं, पेरीसाइकिल जो कि एंडोडर्मिस के ठीक नीचे मौजूद रहती है और फ्लोएम के ठीक ऊपर, वैस्कुलर बंडल्स के ठीक ऊपर और
एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर मौजूद रहती है उसको आप कहते हो पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल क्या कर रही है? above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। बस यही एक डिफरेंट चीज है, सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लीरेनकाइमा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस जो है वो एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ भी कहते हैं हम। एंडोडर्मिस के एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो उनको इतनी टाइटली पैक्ड कर लेते हैं स्टार्च ग्रेन्स कि वो स्टार्च शीथ जैसा लगता है, एक कवरिंग हो गई, ठीक, एक लेयर तैयार हो गई। और दूसरा जो उसके ठीक नीचे जो पेरीसाइकिल पाया जाता है, तो पेरीसाइकिल किस फॉर्म में रहती है? पेरीसाइकिल जो होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो हमें पता है कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं या रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के सेमीलूनर पैचेस रख रहा है, पैची फॉर्म में वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इस पेरीसाइकिल लेयर में मौजूद रहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, अब इसके बाद कौन शुरू हो गया? वैस्कुलर बंडल्स, ठीक। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। वैस्कुलर बंडल्स में क्या आ गया? देखिए, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। वैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेड्युलरी रेस। यही मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आप देखोगे, जैसे ये वैस्कुलर बंडल और ये वैस्कुलर बंडल, बीच में आपका पिथ वाला रीजन है, ठीक। तो क्या लिखा है यहाँ पे? दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक, ये रेडियली प्लेस्ड कुछ सेल्स है दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, ठीक। जैसे जैसे आप और अगर वैस्कुलर बंडल्स बनाओगे, फिर और बना दो, चलो ये और वैस्कुलर बंडल्स आपने बना दिए, ठीक। अब ये जो सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें ही आप कहते हो मेड्युलरी रे, क्योंकि ये रे के फॉर्म में इमर्ज हो रही है एक जगह, पिथ से ऐसे रे के फॉर्म में। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रे के फॉर्म में दो, हर एक वैस्कुलर बंडल्स के बीच से जा रही है, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक पूरे सर्कल में, जिस तरह से आपको ये स्ट्रॉबेरी वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रे के फॉर्म में आपको निकलती हुई दिख रही है, वो उसी रे को आप क्या कहते हो? मेड्युलरी रे। ये कैसे बनी होती है? पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। यूजुअली और ज्यादातर पेरेन्काइमेटस सेल्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जब तक कि आपको एक तरह की स्ट्रेंथ ना प्रोवाइड करनी हो, तब तक कॉलनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं आते। ज्यादातर पेरेन्काइमेटस सेल्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि स्टोरेज और सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्लांट का। अब अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट किस फॉर्म में अरेंज रहेगा? रिंग। यहाँ पे कैम्बियम मौजूद रहेगी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इन अ रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। देखिए, आपको यही बात, आपको लाइन मिल गई। ईच वैस्कुलर बंडल इज, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक्सार्च कंडीशन रूट्स में देखी जाती है, एंडार्च कंडीशन स्टेम में देखी जाती है। मैंने आपको कहा कि एक याद रखिए, दूसरा उसका ऑपोजिट ही होगा। आपको मैंने कहा एंडार्च याद रखिए। एंडार्च में क्या था? ये नॉर्मल वाला है। जैसे प्रोटोजाइलम यानी जो पहले बना वो अंदर की तरफ है, जाइलम सबसे अंदर पिथ की तरफ, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ठीक। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर पिथ की तरफ और मेटाजाइलम जब पेरीफेरी की तरफ होगा, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? एंडार्च टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक। डाइकॉट में क्या देखा जाता है? यही कंडीशन देखी जाती है। पहला तो डाइकॉट है, तो यहाँ पे कैम्बियम मौजूद रहेगा, इसलिए कैसा टाइप रहेगा? ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओपन लिखा है। दूसरा आप कैसे देख रहे थे? एक ही वैस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, एक ही रेडियस पे है कि नहीं? तो कैसा होगा? कॉन्जॉइंट। ये रेडियल नहीं होगा, है ना? तो कॉन्जॉइंट, ओपन और विद एंडार्च प्रोटोजाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। जो पहले बना वो जाइलम अंदर, जो जाइलम बाद में बना वो मेटाजाइलम बाहर की तरफ। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। यहाँ पे पिथ सही से डेवलप्ड रहती है। बस एक यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, स्टार्च शीथ कहाँ बन रही थी? एंडोडर्मिस में। दूसरा, सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कहाँ बन रहे थे? पेरीसाइकिल में, ठीक। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में देखिए सेम चीज,
प्रज्ञा पढ़ने कोई आ रखी है अपने पढ़ने ना स्टूडेंट। मुझसे कौन पढ़ने आ रखी है? कोई प्रज्ञा वगैरह कुछ ऐसा करके। कोई बात नहीं, बोलो अब, हो जाने दो, एक ही पेज बचा, बोलो। अब इसके बाद बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की। मोनोकॉट स्टेम में देखिए, मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। अपने आप देखिए क्या लाइन आ गई, वही जो मैं आपको कब से बोल रही हूँ, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस आ गया यहाँ पे पेरेंकाइमेटस नहीं, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoint, कैसे हैं ये? conjoint है, और कैम्बियम तो प्रेजेंट होगा नहीं क्योंकि स्कैटर्ड है, तो ये क्लोज्ड, कैम्बियम नहीं तो क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो पेरिफेरल पे वास्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं? वो छोटे हैं कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वंस। ये आप फिगर में देख सकते हो, पेरीफेरी की तरफ ये तो स्कैटर्ड है, तो पेरीफेरी की तरफ जो वास्कुलर बंडल्स हैं ये छोटे हैं साइज में, और अंदर की जो पिथ की तरफ जो वास्कुलर बंडल्स मौजूद हैं वो साइज में बड़े। ये कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा स्ट्रक्चर ही दिखता है वास्कुलर बंडल्स का मोनोकॉट्स में। पर्टिकुलरली हम बात करें अभी मोनोकॉट स्टेम की, तो यहाँ पे भी वो आपने फिगर में देख लिया। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, ये हमने अभी देख लिया। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग cavities are present within the vascular bundles. Phloem parenchyma absent है, phloem parenchyma यहाँ पे absent है, तो कह सकते हो आप phloem parenchyma क्या काम करता था? मेन तो हमारा मेन कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है फ्लोएम का? सीव ट्यूब एलिमेंट, तो सीव ट्यूब एलिमेंट का होना ज्यादा जरूरी था। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट है। और दूसरी बात क्या है? वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वास्कुलर बंडल्स। हाँ, ये काम मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, ये अपने पास एक वाटर कंटेनिंग कैविटी रखते हैं अपने वास्कुलर बंडल में, वाटर एक तरह से स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक, ये कौन कर रहा है? मोनोकॉट स्टेम कर रहे हैं। मोनोकॉट्स को जरूरत भी पड़ती है तो वो वाटर कंटेनिंग कैविटीज उनमें मौजूद रहती है। इसके बाद आते हैं अपन लीव्स पे। लीव्स में भी दो टाइप्स हैं, एक डाइकॉट लीफ, एक मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ को जानने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, एबैक्सियल और एडैक्सियल सरफेस। देखिए, जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसे आप एबैक्सियल सरफेस कहते हो, नीचे वाली सरफेस को आप एडैक्सियल सरफेस कहते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडैक्सियल स्टेमेटा और एबैक्सियल एपिडर्मिस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, इसका डॉर्सी वेंट्रल नाम इसीलिए पड़ा है, ये डाइकॉट के लिए दिखाया जा रहा है। एडैक्सियल, ऊपर वाली को आप एडैक्सियल बोल रहे हो, नीचे वाली को एबैक्सियल बोल रहे हो। देखिएगा, वर्टिकल सेक्शन जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है, मतलब कि जब एडैक्सियल सरफेस एबैक्सियल सरफेस इस तरह का एक अरेंजमेंट बताया जा रहा हो, ये ध्यान रखिएगा, एडैक्सियल और एबैक्सियल जब इस तरह का अरेंजमेंट बताया जा रहा हो तो आप उसे डॉर्सी वेंट्रल कह देते हो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब डॉर्सी वेंट्रल लीफ का एक ये वर्टिकल सेक्शन दिया हुआ है, थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स। हाँ, इसके 3 मेन पार्ट्स क्या हुए? एपिडर्मिस, मीजोफिल होगा ही होगा क्योंकि आप लीफ की बात कर रहे हैं, तो मीजोफिल नहीं होगा तो मीजोफिल तो हर ग्रीन पार्ट का एक तरह की निशानी समझिए। हर ग्रीन पार्ट में कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं? मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स में कौन पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे कौन लीफ है, तो लीफ में कौन 3 मेन पार्ट? एपिडर्मिस, मीजोफिल और वास्कुलर सिस्टम वहां भी मौजूद रहेगा। एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस, ध्यान रखिएगा ये अपर सरफेस, इसमें कई बार बोलने में गड़बड़ हो जाती है, इवन मुझसे भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस को आप, ये थोड़ा सा ऑपोजिट है, ऊपर वाली सरफेस को आप एडैक्सियल बोलोगे, एडैक्सियल, ठीक, और नीचे वाली सरफेस को आप एबैक्सियल बोलोगे। अपर सरफेस एडैक्सियल, लोअर सरफेस एबैक्सियल, ठीक। ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। एपिडर्मिस दोनों तरह की सरफेस को कवर करता है, एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों तरह की सरफेस को। फर्क क्या है यहाँ पे ये जानिएगा। डाइकॉट लीफ की हम बात कर रहे थे, डाइकॉट लीफ में क्या होता है, एबैक्सियल यानी कि जो लोअर सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपेयर टू एडैक्सियल सरफेस। मतलब
जो एडैक्सियल है, ऊपर वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस पे कम स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और लीफ की नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, जो कि आपको बोला जा रहा है एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन दी एडैक्सियल, यानी कि ऊपर वाली सरफेस के कंपेयर में नीचे वाली लीफ की सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। द लैटर में इवन लैक स्टोमेटा, मतलब कि जो लैटर यानी कि एडैक्सियल सरफेस यानी कि जो आपकी अपर सरफेस है लीफ की, वो हो सकता है उसमें स्टोमेटा न भी हो। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीसोफिल। मीसोफिल विच possesses क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये भी आप सब जानते हैं, इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा से बना होता है क्योंकि जाहिर सी बात है स्टोरेज और सिक्रीशन का काम तो करना ही करना है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको तो ये काम करना ही है। तो कौन सी सेल्स से बनेगा वो ये पूरा सिस्टम, कौन सी सेल्स ये कैरी आउट कर सकती हैं, ये होगा किसकी मदद से, ये क्लोरोप्लास्ट बनेगा किससे, पेरेन्काइमा से। ठीक, अब पेरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं लीफ के केस में, सिर्फ लीफ के केस में। कौन से, एक होता है स्पंजी पेरेन्काइमा और एक होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा। स्पंजी पेरेन्काइमा और पैलिसेड पेरेन्काइमा। अब डाइकॉट लीफ की हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कैसा हो जाता है, एडैक्सियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड। हम आगे देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये देख लीजिए डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डाइकॉट लीफ में कहाँ पे कौन मौजूद है, पैलिसेड एडैक्सियल पे मौजूद है। एडैक्सियल कौन सी है, एडैक्सियल, ये डायग्राम थोड़ा उल्टा दिया है यहाँ पे जिसकी वजह से शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। एडैक्सियल आपकी कैसी है, एडैक्सियल आपकी, अच्छा एडैक्सियल लिखा है, ओके। एडैक्सियल अपर सरफेस हो गई आपकी, और एबैक्सियल कौन सी हो गई, एबैक्सियल आपकी लोअर सरफेस हो गई। ठीक, लोअर सरफेस एबैक्सियल और अपर सरफेस एडैक्सियल। ठीक, अब ध्यान रखिएगा ये कौन से पेरेन्काइमा कहाँ पे मौजूद है। पैलिसेड और स्पंजी दो तरह के पेरेन्काइमा होते हैं हमारे जो मीसोफिल सेल्स में बने हैं या मीसोफिल सेल्स में पाए जा रहे हैं। दो तरह के पेरेन्काइमा, एक पैलिसेड एक स्पंजी। पैलिसेड वाला कहाँ पाया जा रहा है, एडैक्सियल यानी कि अपर सरफेस पे, और स्पंजी वाला कहाँ पाया जा रहा है, लोअर यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे। यहाँ पे देखिए ये बीच बीच में ये आपको एबैक्सियल पे दिख रही होगी, ये किस तरह से एयर कैविटी मौजूद है, और ये किस तरह से ये स्पंजी वाले मीसोफिल्स किस तरह से ऐसे ऐसे स्पंजी, इनका नाम स्पंजी मीसोफिल या स्पंजी पेरेन्काइमा इसीलिए क्योंकि ये इस तरह से स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं। और पैलिसेड इस तरह से एक लीनियर तरह से अरेंज्ड है और एक दूसरे से बहुत चिपके हुए अरेंज्ड है। ठीक, आगे देखते हैं ये दो तरह के पेरेन्काइमा जो है ये क्या करें, एडैक्सियली प्लेस्ड कौन है, ध्यान रखिएगा पैलिसेड, पैलिसेड पेरेन्काइमा एडैक्सियली प्लेस्ड है यानी कि अपर सरफेस पे मौजूद है, और स्पंजी पेरेन्काइमा कहाँ मौजूद है, लोअर सरफेस पे। ठीक, यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे। अब आगे हम बात करेंगे, लास्ट हमने समझ लिया था एडैक्सियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। वो हमने देखा वर्टिकली अरेंज्ड हैं और एक दूसरे से पैरेलली चिपके चिपके अरेंज्ड हैं। कौन, पेरेन्काइमेटस, पैलिसेड पेरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ पे, ऊपर वाली सरफेस पे यानी कि एडैक्सियल सरफेस पे। The oval and round and the oval or round and loosely arranged spongy parenchyma, देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, loosely arranged parenchyma, spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. There are numerous large spaces and air cavities between these cells. Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पंजी पेरेन्काइमा जो कि पैलिसेड के ठीक नीचे मौजूद रहता है, स्पंजी पेरेन्काइमा क्या होता है, बहुत सारी स्पेसेस के साथ मौजूद है और एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। ठीक, एक तरह का एक्सचेंज का काम करेगी। साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम में कौन आएंगे, वैस्कुलर बंडल्स आएंगे। और ये वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, आपको लीफ की अब बात कर रहे हैं, लीफ में आपको पता है एक मिड रिब होती है। अब मिड रिब यानी लीफ पत्ती का वो सबसे बीच वाला हिस्सा जो पत्ती को डिवाइड कर रहा है। ठीक, मिड रिब होती है। मिड रिब से जो एक्सटेंडेड ऐसे ऐसे जो नेटवर्क निकल रहे होते हैं पत्ती से, वो होती है उसकी वेन्स। ठीक, वेन्स, वेनलेट्स। ठीक, अब उनका अरेंजमेंट ही आपको वेनेशन बताता है, सही बात।
अब यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि वैस्कुलर बंडल्स जो कि वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं, विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिब, द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं और ये कहाँ दिख सकते हैं आपको, वेन्स और मिडरिब में दिखाई दे सकते हैं लीफ की अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स की साइज किस पे डिपेंड कर रही है, चूंकि ये वेन्स से पाए जा रहे हैं तो वेन्स जितने ज्यादा बड़े होंगे उनकी साइज पे ही वैस्कुलर बंडल्स की साइज डिपेंड करेगी, क्योंकि कहाँ पाए जा रहे हैं, लीफ की सरफेस पे ही तो स्टोमेटा मौजूद है ना। और वैस्कुलर बंडल्स, फिर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मेसोफिल सेल्स, ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्या 3 चीजें आपने पढ़ी, या फिर से देखिएगा, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम, यही तो मौजूद है यहाँ पे। एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम, देखिए कैसे मौजूद है। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल हो गया, जिसमें आपने मेसोफिल में पाए जाने वाले पैलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा पढ़े। पैलिसेड ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली सरफेस पे यानी कि एडैक्सियल पे, और स्पंजी नीचे वाली सरफेस पे यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे लीफ की मौजूद है। जाइलम और फ्लोएम कहाँ है, देखिए ये यहाँ पे पाया जा रहा है, एपिडर्मिस, मेसोफिल, और फिर कौन मौजूद है, वैस्कुलर सिस्टम यानी कि वैस्कुलर बंडल। कौन कौन, एक हो गया आपका फ्लोएम और ये हो गया आपका जाइलम। किस तरह से फ्लोएम और जाइलम मौजूद है, देखिए ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये जाइलम हो गया, और ये आपका मेसोफिल सेल्स हो गया। ये आपको कौन दिखा रहा है, ये मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल है, मोनोकॉट लीफ का, ये डाइकॉट लीफ का। मोनोकॉट लीफ में आप अपने आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टोमेटा के लिए ओपनिंग है, ये मेसोफिल सेल्स है, और यहाँ पे आपको ये इस तरह की अरेंजमेंट नहीं दिख रही है, काफी वैरी कर रही है। और जाइलम ये हो गया आपका, और फ्लोएम आपका ये आउटर वाला पार्ट हो गया, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर की तरफ। अब इसको आगे देखते हैं। अब जो वैस्कुलर सिस्टम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपने एपिडर्मिस समझा, एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल सेल्स की अरेंजमेंट, मेसोफिल सेल्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम यानी वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट। अब ये बोला जा रहा है कि वैस्कुलर बंडल्स को आप अगर और देखना चाहें तो आप मिडरिब और वेन्स की साइज पे डिपेंड करता है। तो वैस्कुलर बंडल्स की साइज पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है, वेन्स और मिडरिब पे। जैसे जैसे वेन्स की साइज बदलती है, क्या लिखा है यहाँ पे, वेन्स वैरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन, हमें पता है रेटिकुलेट वेनेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डाइकॉट और मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन देखा जाता है। जैसे कि पत्ती अगर ऐसे है तो ये मिड रिब के साथ ही अगर वेन्स हो रही हैं तो उसका आप पैरेलल वेनेशन कहते हो, है ना। और रेटिकुलेट जब वेन्स इमर्ज करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जब इमर्ज करती हैं तो पैरेलल वेनेशन कब हुआ, जब मिड रिब के साथ एकदम पैरेलली वेन्स अरेंज होती हैं, और रेटिकुलेट जब उनसे अलग डाइवर्ज करती हैं। तो यही बोला जा रहा है, वेन्स कहाँ वैरी करेंगी, जब रेटिकुलेट वेनेशन होता है, कहाँ, मोनोकॉट्स में तो पैरेलल होता है, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट होता है, ठीक। तो वेन्स उस केस में डाइकॉट लीव्स की हम बात कर रहे हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी हम उसे कहते हैं। तो वेन्स का स्ट्रक्चर उसमें वैरी करता है, वेन्स की साइज, थिकनेस वैरी करती है क्योंकि वो रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रही होती है। तो वैस्कुलर बंडल्स जो होती हैं ऐसे केस में आप कह सकते हो वेन्स के साइज पे ही डिपेंड करती है वैस्कुलर बंडल्स। तो जैसे जैसे वैरी करती हैं वो थिकनेस में, उसी तरह से वैस्कुलर बंडल्स की साइज भी वेन्स के साथ ही उन्हीं के रिस्पेक्ट में वैरी करेगी। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको फिगर में शो किया गया था, बंडल शीथ सेल से सराउंडेड थे। ये देखिए, ये जो गोल गोल सा ऐसे स्ट्रक्चर उनको एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं, जो सराउंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कौन है, बंडल शीथ सेल्स। आप आगे पढ़ोगे अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, जो आप दो चीजों के बीच में केल्विन साइकिल करते हो, C3 C4 पढ़ते हो, तो किसमें बीच में होता है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स, इन्हीं के बीच में होता है ना C4 साइकिल। तो ये कहाँ कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। बंडल शीथ सेल्स कौन, जो वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करने के लिए जाने जाते हैं, और उनके ठीक बाहर कौन, मेसोफिल सेल्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल्स। वो कैसा स्ट्रक्चर था, वो डॉर्सी वेंट्रल था। अब यहाँ पे कैसा बोला जा रहा है, आइसोबाइलेटरल, क्यों बोला जा रहा है, वहां पे दो तरह के कह सकते हो सरफेसेस थी, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा का कोई एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि जैसे कि वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा है, एडैक्सियल पे कम है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि स्टोमेटा
दोनों ही सरफेस पे, दोनों ही एपिडर्मिस की सरफेस पे प्रेजेंट है, और मीजोफिल यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। यही डिफरेंस आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं भी पैलिसेड या स्पंजी का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, दूसरी बात आपको क्या दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टोमेटा दोनों ही रीजन से पाया जा रहा है। स्टोमेटा किसी एक सरफेस पे नहीं है, स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पे पाया जाएगा। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही तरह की सरफेस पे होगा। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है, ये दो बातें, आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल नाम से ही समझिएगा, याद रखिएगा, मोनोकॉट्स में आइसोबाइलेटरल लीफ हम कब कहेंगे, जब आइसोबाइलेटरल दोनों ही सरफेस पे इक्वल सिमिलर तरह का अरेंजमेंट है। ठीक, ग्रासेस मोनोकॉट्स का एग्जांपल होता है, आप सभी को पता है। सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। ये भी पूछा जाता है, बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रासेस में कभी कभी ये क्या होता है, ग्रासेस जो कि मोनोकॉट्स का एग्जांपल होता है, कुछ एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स यानी कि कुछ ऊपर की सरफेस पे पाई जाने वाली एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, वो वेन्स के अलोंग, मोनोकॉट्स क्या करते हैं, पैरेलल वेनेशन, तो वेन्स के अलोंग क्या करती हैं, वो मॉडिफाई करती हैं खुद को, वो एपिडर्मल सेल्स, और क्या बनाती हैं, एक लार्ज, खुद को कैसे मॉडिफाई करती हैं, खुद का ही एक फॉर्मेशन कर रही हैं, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिनको आप बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये बुलीफॉर्म सेल्स बहुत जरूरी है किस रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्प्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। When the buliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, अब जब ये turgid हो जाते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद, तो लीफ सरफेस तब उस केस में एक्सपोज हो जाती है। जब ये इन्होंने क्या किया, ये लार्ज होते हैं तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते चले जाते हैं। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद जब वाटर के एब्जॉर्प्शन करते जाएंगे तो सेल्स क्या होते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड, फ्लेक्सिड, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। टर्जिड मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब क्या हो चुका है, ये स्वेल कर जाता है सेल। तो when they, और आगे क्या बताया, when they are flexed due to water stress they make the leaves curl inwards to minimize water loss। और जब उनमें से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है तो ये बुलीफॉर्म सेल्स ही हैं जो क्या कर रही हैं, अपने आप को उस तरह से सेट कर रही हैं कि किस तरह से वो लीव्स को ऐसे कर्ल कर दें। अगर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो वो लीव्स को कर्ल कर देती हैं इनवर्ड्स, जिससे कि वो वाटर लॉस को कम कर पाए। अगर वो सेल्स फ्लेक्सिड हो रही हैं, अगर वो सेल्स टर्जिड रहती हैं तो लीफ सरफेस को वो और एक्सपोज कर देती हैं, वो स्वेल होके और एक्सपोज कर देती हैं लीफ की सरफेस को। अगर वो फ्लेक्सिड हैं तो वो फ्लेक्सिड होने के पे लीफ को अंदर की तरफ ऐसे कर्ल कर देती हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाए। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या कर रही हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन और एक तरह से वाटर के बेसिस पे किस तरह से टर्जिड हो रही हैं, फ्लेक्सिड हो रही हैं, कैसा वाटर का इनको अवेलेबिलिटी हो रही है, तो उस वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पे ये खुद की अरेंजमेंट कर रही हैं और प्लांट को भी हर एक स्ट्रेस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ is reflected in the near similar sizes of vascular bundle except in main veins। मेन वेन आपकी जैसे रहती है वैसी ही रहती है, बाकी जितनी भी साइजेस रहती हैं वो पैरेलल वेनेशन शो कर रही होती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पैरेलल वेनेशन जो मोनोकॉट लीफ में हो रहा होता है वो वैस्कुलर बंडल्स की साइज में भी आता है। लगभग दोनों की साइज, वैस्कुलर बंडल और पैरेलल वेनेशन में जो कह सकते हैं वेन्स की साइजेस हैं, दोनों की साइजेस लगभग सिमिलर रहती है। और हम ये कहाँ देख सकते हैं, लीव्स के वर्टिकल सेक्शंस में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।